Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class Operating System Programming, which we are studying as part of the CS362L as lab of the operating system course. Or let me share the book where we were. तो हमने स्टूडेंट्स पास्ट वीक्स में इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसकी एवोल्यूशन चेक की थी, और उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए थे। चैप्टर 1 जो है वो थोड़ा सा एवोल्यूशन से रिलेटेड था, और इसमें हमने वो फर्स्ट प्रोग्राम किया था जिसका कि आपने एक सिर्फ मैसेज बॉक्स का फंक्शन यूज़ किया था, और इसमें जो पोस्टमैन है या जो एग्जीक्यूटर है जिसे हम कहते हैं विंडप्रॉक, वो इसमें नहीं था, और इसमें सिर्फ प्रोग्राम एंट्री पॉइंट था। और फिर हम मूव कर गए चैप्टर 3 पे, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था स्टेप बाय स्टेप जो कर्नल प्रोग्रामिंग के बहुत से कंपोनेंट्स हैं उसको हमने देखा था। ये एंट्री पॉइंट तो आप पहले भी देख आए थे, इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स थे। यहाँ पे आपने ये भी नोट किया था कि इंटीजर पॉइंटर के अंदर और एड्रेस पॉइंटर में क्या फ़र्क होता है, और क्या पॉइंटर हमेशा सिर्फ एड्रेस पॉइंटर ही होता है। नो, पॉइंटर किसी चीज़ को पॉइंट करने का नाम है जो किसी भी यूनिक वे में आप कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि आपके पास प्रोसेस आईडी एक इंटीजर पॉइंटर है जिसे हम एच इंस्टेंस कहते हैं, और हर प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक यूनिक आईडी रखता है। जैसे पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान में एक यूनिक प्राइमरी की सिटीजनशिप नंबर, जिसे हम शनाख्ती कार्ड नंबर कहते हैं, रखता है। तो ये आपने जो एंट्री पॉइंट है इसमें दूसरा इंस्टेंस भी देखा था जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। तीसरी आपकी कमांड लाइन का पॉइंटर है, और फोर्थ जो है वो स्टेट है जिसमें आपने लॉन्च करना होता है अपनी विंडो को। हिडन होगा, मैक्सिमाइज होगा, मिनिमाइज होगा। तो ये हमने देखा था उसमें। और फिर हमने बात की थी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, कि आप पीसीबी के अंदर वैल्यूज़ जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं उसको आप फिल करते हो। तो विंड क्लास के इंस्टेंस में आपने स्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रीड्रॉ, फिर इसी तरह से लॉन्ग पॉइंटर टू द फंक्शन विंड प्रॉक, ये वो फील्ड है जिसमें आप एसोसिएट करते हैं डाकिए को इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ। देखिए ये आपके डाकिए का नाम है विंड प्रॉक, ये कुछ और भी हो सकता था, अभी हम डिफ़ॉल्ट नेम्स के साथ ही चलेंगे, बट यू कैन चेंज दिस नेम लेटर ऑन। इस कोर्स में आप देखेंगे कि हम विनप्रॉक 1 2 3 एन तक लेकर जाएंगे इसको। तो इस पीसीबी के साथ हमने इसको अटैच किया, फिर इसी तरह एक्स्ट्रा बाइट्स को नल दिया, इंस्टेंस हैंडल को इसके साथ अटैच किया। पीसीबी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज द डेटा रेपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी जो एटॉमिक वैल्यू है वो होती है आपका प्रोसेस, और उस एटॉमिक वैल्यू के अंदर जाहिर है कि दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डेटा और एक उसका फंक्शंस। तो जो डेटा का पार्ट होता है वो सेव होता है किसमें? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और थ्योरी में आप प्रोसेस के चैप्टर में बड़ी तफसील से इसको पढ़ेंगे भी सही। और हमने कुछ देखा भी था उस दिन, बुनियादी से इसकी डेफिनेशन। फिर इसमें आइकन है, इसमें कर्सर है, बैकग्राउंड कलर है, मेन्यू फिलहाल नल है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन का भी देखा था कि हर प्रोसेस को कर्नल के साथ रजिस्टर होना है, और कर्नल से हमारी मुराद रूट प्रोसेस है, और वो रूट प्रोसेस कौन सा होता है? डेफ विंडो प्रो। जब आपका कंप्यूटर पोस्ट होता है, बूट होता है, उसके बाद कंट्रोल किसे पास होता है? डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर को। ये दिस इज़ द रूट प्रोसेस ऑफ ऑल प्रोसेसेस रनिंग इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इसके चाइल्ड के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपको ये बुक रीडर नज़र आ रहा है, या टीम्स आपने अपनी कंप्यूटर पे ओपन किया हुआ है, तो MS टीम्स का जो प्रोसेस है वो एज अ चाइल्ड प्रोसेस टू डेफ विंडो प्रॉक के काम कर रहा है। तो रजिस्टर आप कराते हैं जी कर्नल के साथ अपने प्रोसेस को, ठीक है। रजिस्टर में भेज क्या रहे हो? पीसीबी का पॉइंटर।
एड्रेस ऑफ द विंड क्लास, ये इंस्टेंस था विंड क्लास का, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने सेव की और आपने पॉइंटर टू विंड क्लास को रजिस्टर करा लिया। और बीच में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये कोई इतना अहम नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, अभी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ नहीं जा रहे। फिर आपने बुनियादी काम क्या किए जी, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, पीसीबी, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और अब प्रोसेस को क्रिएट किया। प्रोसेस को क्रिएट करने के बहुत से मेथड्स हैं, हम जो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्ट कॉमन, दैट इज क्रिएट विंडो, ये हम पढ़ा है पिछले हफ्ते, और इसकी रिटर्न वैल्यू होती है एड्रेस पॉइंटर टू द प्रोसेस। अब देखें ये वो टाइम है जब आपका प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और रिटर्न वैल्यू होगी उसकी एज में। तो इसके बाद मैसेज लूप था जी, आपने मैसेज लूप भी याद हो, मैंने बात की थी कि ये जिस तरह से मैं माउस मूव कर रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ, इससे क्या हो रहा है कि पहले जो स्क्रीन थी वो इनवैलिडेट हो गई और अब रीपेंट होके, ये देखें मैंने ये क्लिक किया, ये ब्लू खत्म हो गया, तो अब स्क्रीन क्या हुई, इनवैलिडेट हो गई पुरानी, अब दोबारा से रीपेंट हुई ये जगह, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली एज अ बिटमैप इमेज ड्रॉ किया जाता है विंडो के अंदर, ठीक है। तो जब भी कोई तब्दीली पैदा होती है, जैसे मैं ये माउस मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ विंडो इनवैलिडेट और दोबारा वैलिडेट हो रही है। तो ये जो है अपडेट विंडो का फंक्शन, ये नया डाटा स्ट्रक्चर, ये जो माउस की मूवमेंट है इसको रीपेंट करता चला जाता है और शो विंडो इसको शो कर देता है, ठीक है। तो ये तो आपकी जो है वैलिडेशन इनवैलिडेशन का काम कर रहे हैं। ये है मैसेज लूप, गेट मैसेज। अब गेट मैसेज फंक्शन है, वो मैसेज आपका रिट्रीव करता है क्यू से और कर्नल यानी कि रूट प्रोसेस को सेंड करता है। इसमें देखिए ट्रांसलेट मैसेज का फंक्शन है, आपको याद हो मैंने बताया था विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज सर्वर 2003 के बाद जितने सर्वर आए वो, और विंडोज 2000, इन सब का नेटिव कोडिंग स्कीम है यूनिकोड। और इससे पहले जो विंडोज 9X थी, 98, 95, उससे पहले विंडोज 3.11 और उससे पहले 1.0 तक 1985 में पहला वर्जन आया था, उन सब का डिफ़ॉल्ट जो नेटिव कोडिंग स्कीम थी, जिससे हम नेटिव इनकोडिंग डेफिनेशन भी कहते हैं, वो आस्काई थी। तो इसके अलावा आप खुद भी कोई इनकोडिंग स्कीम बना सकते हैं। चैप्टर 2 हमने नहीं किया अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले ले लें फिर समझना मुश्किल होगा। तो ट्रांसलेट मैसेज क्या करता है कि नेटिव कोड में ट्रांसलेट कर देगा। आपने कुछ आस्की में इसको लिखा, इसने यूनिकोड में प्रोसेस करना है। इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोसेस आस्काई मैसेजेस एज इट इज़, क्योंकि इसका नेटिव कोड है यूनिकोड और कर्नल ज़बान समझता है डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर सिर्फ यूनिकोड की। तो ट्रांसलेट होगा मैसेज, ट्रांसलेट होने के बाद डिस्पैच होगा जी रूट प्रोसेस। के जी, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वीक। और उसके बाद हमने दूसरा, ये तो पोर्शन था जी एग्जीक्यूटर का, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट का। इसमें पीसीबी, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस क्रिएशन, वैलिड इनवैलिडेट वैलिडेशन और आखिर में ये थी आपके पास मैसेज लूप। तो ये चीज़ें हिस्सा हैं किसका, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट का, ठीक है। ये विंडोज़ एपीआई का जो प्रोग्राम एंट्री पॉइंट है इसका हिस्सा है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड्रॉयड, लिनक्स, एप्पल, उन सब में पीसीबी लाजमी होगा। देखें वन क्लास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम कुछ और होगा। हाउएवर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोसेस क्रिएशन होगा, वैलिडेशन इनवैलिडेशन होगा और मैसेज लूप। ये कंपोनेंट्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में बुनियादी हैं। इसके बाद है जी आपके पास एग्जीक्यूटर। ये मैं इन डेप्थ रिव्यू करा रहा हूँ ताकि अगर आप में से कुछ लोगों के जहन से निकल गई हैं कुछ बातें
तो चैप्टर 4 को करने से पहले उनको ये चीज़ याद आ जाए। तो ये देखें, अब हमने बात की थी कि एग्जीक्यूटर की कॉलिंग कन्वेंशन है कॉल बैक। कॉल बैक से क्या मुराद था? बूटस्ट्रैप फंक्शन। ये किसी भी फंक्शन के साथ हम कॉल बैक लगा सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि आपको, देखिए प्रोटोटाइप तो आपने दी है फंक्शन के, आपने प्रोग्रामिंग में कितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं? प्रोटोटाइप, कॉल टू द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, प्रोटोटाइप एंड डेफिनेशन। call to the function is missing, so how this function is activated? Through callback. callback एक ऐसी कॉलिंग कन्वेंशन है कि जब भी इसके बाद वाले फंक्शन को रेफर किया जाए तो वो ऑटो इन्वोक हो जाता है। जैसे आपका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, वो जब आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत पेश आती है तो वो ऑटो इन्वोक हो जाता है। जब आप अपने C++ के प्रोग्राम में इंट एक्स लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन जो है वो ऑटोमेटिकली उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। तो इसी तरह से कॉल बैक देखें, यहाँ क्रिएट विंडो का फंक्शन कॉल हुआ और एच विंड में एड्रेस आया, उसके साथ ही कॉल, ये जो विंड प्रॉक है ये इन्वोक हो जाता है। और प्रोग्राम एंट्री पॉइंट और एग्जीक्यूटर यानी डाकिया आपस में मुसलसल अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। एक इन होता है, दूसरा आउट होता है, दूसरा आउट होता है, ये इन होता है। और जब तक ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड रहेगा, दो दो आपके पॉइंटर्स प्रोग्राम के, इंटीजर पॉइंटर यानी कि एज इंस्टेंस और एड्रेस पॉइंटर यानी कि एज पॉइंट एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो इसमें आपने देखा था कि इसमें कुछ इवेंट्स थे, क्रिएशन का, पेंट का, डिस्ट्रॉय का। ये बहुत बुनियादी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसमें हम आसानी के लिए, इस प्रोग्राम को आसानी के लिए, कोई भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको इवेंट्स में या सिनेरियोज में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसकी प्रोग्रामिंग करना निस्बतन आसान हो जाए। उसमें फ्यू हंड्रेड बिल्ट इन, फ्यू हंड्रेड से लेके फ्यू थाउजेंड तक बिल्ट इन सिनेरियोज होते हैं और आप अपने सिनेरियोज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम इस फोर्थ चैप्टर में अब देखेंगे। तो क्रिएशन का इवेंट, जब आपका क्रिएट विंडो कॉल होता है और एच विंड आता है तो डब्ल्यू एम स्टैंड फॉर विंडो मैसेज अंडरस्कोर क्रिएट। तो ये जो क्रिएट का इवेंट है, ये एच विंड के मारज़ वजूद पे आने यानी कि एच विंड की वैल्यू आने या क्रिएट विंडो के कॉल होते ही इन्वोक हो जाता है। जो काम आपने प्रोसेस क्रिएशन पे कराने होते हैं वो आप यहाँ पे करा सकते हो। उसके बाद जो पेंटिंग है, जितनी आपको नज़र आता है, ये वो इमेज हो, वो कोई वीडियो चल रही है आपकी यूट्यूब पे, क्रोम का प्रोसेस है, जो कुछ भी आपकी पेंट होना है स्क्रीन के ऊपर वो होगा डब्ल्यू एम पेंट के अंदर। और पेंटिंग के लिए आपको हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो कि कहलाता है HDC। उसको लेने के हम शुरू के चैप्टर्स में दो तरीके पढ़ेंगे। एक आपके सामने है बिगिन पेंट और एंड पेंट। बिगिन पेंट में आपने क्या भेजा है, इसको हैंडल टू द विंडो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर ये। उसके बाद आपने क्या भेजा है, एंड PS, पेंट स्ट्रक्चर का इंस्टेंस का एड्रेस। यहाँ पे देखिए आपने तीन इंस्टेंस लिए, HDC, पेंट स्ट्रक्ट और रेक्ट। इसी तरह जो आपका प्रोग्राम एंट्री पॉइंट था उसमें भी आपने एच विंड मैसेज और विंड क्लास, तीन ही आपने इंस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखिए बिगिन पेंट में आपने एच विंड के साथ एंड पेंट स्ट्रक्चर को सेंड किया है और की टर्न वैल्यू है आपके पास हैंडल टू द डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, HDC। वंस यू हैव HDC, आपके पास एक दफ़ा जो है वो HDC आ जाता है तो नाउ यू कैन पेंट। अभी आपने क्लाइंट की रेक्टेंगल यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पिक्सल वैल्यूज ऑब्टेन की और ड्रॉ टेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें आपने कुछ भी लिख दिया और पेंट को एंड करके रिसोर्सेज को फ्री कर दिया।
जब आपका प्रोग्राम एंड होगा हमेशा तो आप उसके अंदर मेमोरी रिलीज करेंगे। एक तरीका उसका है पोस्ट क्विक मैसेज जीरो। देर आर सेवरल अदर वेज एज वेल विच यू सी इन द बुक, जैसे जैसे हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे कोर्स में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पहला हमारा प्रोग्राम, और ये कर्नल प्रोग्रामिंग का इंट मेन और रिटर्न जीरो है। तो ये आपने चैप्टर 3 में किया, और फिर आपने असाइनमेंट मुझे सेंड की जिसमें आपने इसमें 9 वेरिएशंस विद द हेल्प ऑफ MSDN बुक की होगी, और आपने डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ये जो इसमें 18 फंक्शंस से, इन फंक्शंस को आपने MSDN में भी सर्च किया होगा और किताब में भी देखा होगा, माइनस प्ले साउंड। प्ले साउंड अभी हम मल्टीमीडिया में करेंगे। उसके लिए कुछ सेटिंग्स करना है पुराने विजुअल स्टूडियो में। नए वाले में जो 2017 का कम्युनिटी एडिशन है ऑनवर्ड, उसमें बगैर सेटिंग्स के ये रन हो जाता है। लेकिन जो उससे पुराने के हैं उसमें थोड़ी सेटिंग्स करना पड़ती हैं जो बुक में लिखी भी हुई हैं। एनीवेज, प्ले साउंड को माइनस करते हुए बाकी आपने ये फंक्शन बुक से भी पढ़े होंगे और MSDN में भी सर्च किए होंगे। फिर आपने ये आइडेंटिफायर्स भी देखे होंगे। ठीक है, हर आइडेंटिफायर का कुछ पर्पज़ है, और ख़ास तौर पे आपकी जो असाइनमेंट थी, इन आइडेंटिफायर से आपका काफ़ी वास्ता पड़ा होगा, जो आपने बुक से देख के कर्सर में, एरो में, बैकग्राउंड कलर में आपने ये आइडेंटिफायर्स जिसके ज़रिए सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं, वो आपने यूज़ किए हों। इसी तरह इसने कुछ प्रीफिक्सेस भी दिए हुए हैं। हर प्रीफिक्स का कोई ना कोई मतलब है, ये भी आपने देखा होगा। और ये आपने कुछ स्ट्रक्चर, मैसेज, वन क्लास, मेन और रेक्ट, ये भी देख लिया होगा कि ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह से आपने ये, इसने आइडेंटिफायर दिया हुआ है। आइडेंटिफायर क्या है जी? पॉइंटर। अब देखें, ये बता रहा है कि 3 पॉइंटर इस्तेमाल हुए हैं इस प्रोग्राम में। एच इंस्टेंस, प्रोग्राम का अपना इंस्टेंस हैंडल। इसी तरह से एच विंड, हैंडल टू द विंडो, ये एड्रेस पॉइंटर, ये इंटीजर पॉइंटर, और ये आपकी डिवाइस कॉन्टेक्स्ट का हैंडल, HTC, हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट फॉर पेंटिंग। और फिर इसी तरह से देखें, ये हंगेरियन नोटेशन में आपने देखा होगा हर प्रीफिक्स के कुछ ना कुछ इसमें बताया हुआ है कि ये किस लिए इस्तेमाल हुई हैं। फिर विंड क्लास के स्ट्रक्चर की फील्ड्स दी हुई हैं इसने। और उसके बाद अभी विंड क्लास ही चल रहा है। एंड देन बाकी ये फिर प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। यही जो मैंने सारी बातें की हैं वो इसमें मैसेज लूप और अपना आपको ट्रांसलेट, डिस्पैच, मैसेज, रेंडर प्रोसीजर वगैरह वगैरह का, और इवेंट्स का फिर इसने यहाँ पे बताया हुआ। ये आपने अपनी असाइनमेंट के दौरान में कर लिया होगा। ओके, हाँ। अब एक चीज़ जो हम आज, ये तो था थोड़ा सा रिव्यू स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्यूट एंड नॉन क्यूट मैसेज। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप में से ये जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, इन सब ने असाइनमेंट जो है वो बनाई होगी और मुझे सेंड की होगी, और किसी स्टूडेंट ने मिस नहीं की होगी, क्योंकि ये CP क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी होती है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और ये रिलेटिवली ईजियर मार्क्स होते हैं जो कि आपको क्विज में, लैब के या लैब के प्रोग्रामिंग टेस्ट में या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में जो आपको अर्न करना पड़ते हैं मार्क्स, वो रिलेटिवली इससे टफर होते हैं। तो जो लैब परफॉर्मेंस एक्टिविटी के मार्क्स हैं वो आपके लिए, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और ये मार्क्स भी आपको ईजियर हैं, और ये आपको हेल्प आउट करते हैं एट द एंड अच्छा ग्रेड लेने के लिए, या बाज़ औक़ात अगर आपका कोर्स अच्छा नहीं अटेम्प्ट हुआ तो पास होने में भी ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। कि अगर 10 से 15 मार्क्स आपकी लैब परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको जस्ट वो असाइनमेंट्स बनानी है और सेंड कर देनी है, और अगर ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो आपने लैब में कुछ काम जो आपको हर लैब में मिलेगा वहाँ पे करना होगा, और कुछ घर जाके करना होगा। तो उस सूरत में 2-2 मार्क्स CP के पर लैब चलते हैं, कि एक आपको मैं वहीं पे प्रोग्राम देता हूँ। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कम ही था, क्योंकि उस वक्त तो आप सीख रहे थे। तो सीनियर ईयर्स में एक
टास्क लैब के अंदर आपने परफॉर्म करनी होती है, वो एक प्रोग्राम हो, दो प्रोग्राम हो, और दूसरी टास्क आपने टेक अवे होम असाइनमेंट होती है, तो वो लैब परफॉर्मेंस एक्टिविटी कपल्ड विद असाइनमेंट, तो 2-2 मार्क्स की शक्ल में वो चलता है और 16 से 20 नंबर तक आपकी वो एक्टिविटी हो जाती है। और फिर आपकी लैब में एक और जो मार्क्स हैं वो आपकी होते हैं एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड करना लैब मैनुअल की शक्ल में, जिसकी आप हार्ड कॉपी भी आखिर में प्रिंट करते हैं फॉर द रिकॉर्ड ऑफ NCEAC। वैसे उसको कंपाइल करना सॉफ्ट में, और उसके भी आपके मार्क्स होते हैं कि आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर आप उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, जो असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं, जो टास्क जो क्लास में है, और वो भी आपके इजी मार्क्स होते हैं रिलेटिवली, वो आपकी पूरे सेमेस्टर की मेहनत होती है कि हर लैब का आप रिकॉर्ड अपने पास ऑनलाइन G ड्राइव पे ईमेल में सेव करते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप डिपार्टमेंट को वो कंपाइल करके उसको जमा करा देते हैं। तो ये आपके कुछ इजी मार्क्स होते हैं, और इसमें आप जब क्लास में प्रेजेंट होते हैं तभी आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको ना स्किप कीजिए, ये 20 से 25 नंबर बन जाते हैं, और 20 से 25% नंबर अच्छे खासे नंबर होते हैं किसी भी कोर्स में। थ्योरी में तो ऐसी कोई आपको फैसिलिटी नहीं होती इस तरह की, उसमें अगर CP होते भी हैं तो 2-3 नंबर के मैक्सिमम हो जाती है एक्टिविटी। किसी असाइनमेंट का वाइवा हो गया, कोई वर्कशॉप हो गई, OTL में वैसे ही वर्कशॉप्स जो हैं वो स्ट्रेंड हो जाती हैं। तो लैब में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन CP मार्क्स एज वेल एज द मैनुअल कंपाइलेशन मार्क्स, और वो काफ़ी आसान है वाइवा से, प्रोग्रामिंग टेस्ट से, और साइकोमोटर इवैल्यूएशन जो होती है उससे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम जिसको बहुत अच्छी समझ आती है ये कोर्स, जिसको नहीं समझ आता, जो एवरेज स्टूडेंट है, तीनों सेगमेंट के स्टूडेंट्स ये जो है एक्टिविटी स्किप नहीं करेंगे। ओके जी, तो आपके असाइनमेंट्स मैं इस वीकेंड पे इंशाल्लाह उनको देखूंगा, और जितने भी लोग प्रेजेंट थे जब आपको CP एक्टिविटी मिली थी और जिन्होंने असाइनमेंट सेंड किया उनके मार्क्स इंशाल्लाह लग जाएंगे। और ये एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं जो आपको ये मॉडिफिकेशन की टास्क्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास मैसेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं जी, क्यूट एंड नॉन क्यूट। ठीक है, इसके ऊपर तफसील तो आएगी आगे आने वाले चैप्टर्स में, और ख़ास तौर पे सेक्शन 3 में इस किताब के, जो कि हम आखिर में कहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा समझाना आपको मुश्किल है, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सादा ज़बान में। अच्छा, अब मैसेजेस प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि विंडो में स्केल होता है मैसेज प्रायोरिटी का 0 to 9। 0 वाले की बारी कभी भी नहीं आती, वो हमेशा सस्पेंडेड रहता है, और 9 वाला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। और इस स्केल को आप 0 to 99 भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोग्राम, कि उसमें अगर थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस हैं, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, तो शायद आपको स्केल 0 से 99 यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कोई हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस हैं तब शायद 0 to 9 भी सही रहेगा। विंडो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केल इस्तेमाल करती है वो 0 to 9 है। अच्छा, अब आपके पास देखें ये मैसेज लूप है, हमने पढ़ा ना कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज लूप होता है, और वो प्रोग्राम के शुरू से प्रोग्राम के आखिर तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये मैसेज जो है कहाँ डिस्पैच हो है, एक क्यू या एक कतार। क्यू से मुराद है एक कतार, उसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की बेसिस पे ये मैसेज डिस्पैच होते चले जाते हैं। ये पहले जी से कॉल आई, WM क्रिएट के प्ले साउंड चला गया, डिस्पैच हो गया, फिर बिगिन पेंट की आई, फिर ड्रॉ टेक्स्ट की आई, आखिर में पोस्टपेड मैसेज 0 आया। तो ये सब एक क्यू के अंदर जो है वो मैसेजेस रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जो कि इमरजेंसी मैसेजेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन क्यूट मैसेजेस। मिसाल के तौर पे आपका अभी सिर्फ पहला मैसेज हुआ था और विंडो शट डाउन हो गई, शट डाउन की कॉल आ गई। अब क्या होगा,
प्रोग्राम टर्मिनेशन का मैसेज जो है वो नॉन क्यूड चला जाएगा टॉप प्रायोरिटी पे पहले, ठीक है, कि जी आपका प्रोग्राम बंद हो रहा है, या आपके मैसेजेस चल रहे थे और कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई, डिवाइड बाय जीरो हो गया, या कोई एरर आ गया, फैटल एरर आ गया, अब प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए नॉन क्यूड मैसेज जो है वो शट डाउन का चला जाता है वहाँ। तो ये है आपके पास बहुत बुनियादी सा जो डेफिनेशन मैं कहूँगा queued and non-queued messages की। The queued messages are primarily those that result from user input in the form of keystrokes। अब ये इसने यहाँ पे जो डेफिनेशन दे दी है, अभी कीबोर्ड का चैप्टर आपने किया नहीं और इसने मिसाल दी हुई है राइटर ने कीबोर्ड वाले चैप्टर की कुछ कीज की, ठीक है। तो मैं इसको तो इससे तो नहीं इसको डिफाइन करूंगा। टाइमर की इसने बात की है, टाइमर का चैप्टर 8 है, हमने करना है टाइमर, कीबोर्ड, माउस सारा करेंगे, लेकिन अभी पढ़ा नहीं तो इसलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना आसान अल्फाज में इसकी ही डेफिनेशन है कि जो आपके नॉर्मल मैसेजेस होते हैं वो डिस्पैच मैसेजेस जो है से क्यूड में, ये क्यू में एक कतार में जाते रहते हैं। एमरजेंसी मैसेजेस नॉन क्यूड होते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जब हम ये टाइमर और कीबोर्ड कर लेंगे माउस, तो फिर मैं ये इस पे वापस आऊँगा और आपको टेक्निकली तफसील से इसको समझाऊँगा। ओके जी। तो आज का मॉड्यूल 1 जो है हमारा वो तो यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ जी। चैप्टर 4 में हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और पेंट का मैसेज आप पहले भी पढ़ के आए हैं। उसमें हमने बात की थी वैलिड इनवैलिड रेक्टेंगल की। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं विंडो में जिससे उसकी पिछली शक्ल तब्दील हो जाए तो वो इनवैलिडेट हो जाती है और फिर उसे आपको वापस वैलिड करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास, अच्छा इससे पहले कि मैं वहाँ उधर चलूँ, एक और फंक्शन है टेक्स्ट आउट का जो कि हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। ये इसने वो टेक्स्ट आउट का फंक्शन दिया हुआ है, आपने एमएसडीएन से भी देख लेना है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट है हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट, जो हमेशा हमें पेंटिंग के लिए ज़रूरी होता है। और फिर आपके पास हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़, पॉइंटेड टू द स्ट्रिंग टेक्स्ट जो कि आपने प्रिंट कर दी है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग की लेंथ। तो पहले तो हमने ड्रॉ टेक्स्ट देखा था, तो ये टेक्स्ट आउट का भी एक फंक्शन है जो कि जीडीआई में इस्तेमाल होता है। जीडीआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिक डिवाइस इंटर। ओके जी। तो GDI जो है उसके अंदर ये दूसरा फंक्शन इस्तेमाल होता है टेक्स्ट आउट का, ठीक है। अच्छा, इसमें अब अहम बात है कि ये जहन में रखिएगा कि डिवाइस, डिफरेंस ऑफ डिवाइस कॉन्टेक्स्ट एंड डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हैंडल। The device context, also called simply the DC, is really a data structure maintained internally by GDI। और डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हैंडल एक पॉइंटर है और डिवाइस कॉन्टेक्स्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसको के ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस जो है वो मेंटेन रखता है। अच्छा, हमने अब एसटीसी ऑब्टेन करने का एक मेथड पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिगिन पेंट और एंड पेंट। तो ये देखें, ये पेंट स्ट्रक्चर की फील्ड्स भी आ गई, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। दूसरा इसका जो मेथड है हमारे पास, और हमने बैकग्राउंड भी देखा था कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये है गेट डीसी और रिलीज डीसी। ये वो दूसरा तरीका है जिससे हम एच डी सी ऑब्टेन कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने कौन सा तरीका पढ़ा था, बिगिन पेंट और एंड पेंट। अब यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करने लगे हैं वो गेट डीसी और रिलीज डीसी है, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं, आपका माइंड जो है वो ड्रेन हो रहा होगा। आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें और फिर हम यहाँ से ये जो दूसरा मेथड है पेंटिंग का, इससे आपको मैं आगे लेके चलता हूँ वैलिडेशन, इनवैलिडेशन और गेट डीसी रिलीज डीसी के ऊपर। ऑल्दो टाइम के लिहाज से कम वक्त हुआ है, लेकिन आई थिंक कि हमने काफ़ी ओवरव्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ग्रास्प की हैं। तो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दैट माइट बी हीटिंग अप, नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो यू कैन टेक अ ब्रेक। तो रमज़ानुल मुबारक है, आप कुछ खा पी तो सकते नहीं, हाउएवर आप जो है वो थोड़ा सा वॉक करके आ जाएं,
ताकि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। और फिर हम 9 बज के, और इस वक्त 15 मिनट है, 9 बज के 20 मिनट पे सेशन 2 आज की लैब का स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ टुडेज क्लास। और थोड़ा सा मैंने इसमें आपको ट्रिक दी थी ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रीफोकस हो जाए, बिकॉज ओके। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स आज की क्लास में? क्यूट एंड नॉन क्यूट मैसेजेस, और उसकी हमने नॉन टेक्निकल डेफिनेशन की है कि क्यूट मैसेजेस आर कैजुअल मैसेजेस दैट आर डिस्पैच्ड टू द डेफ विंडो प्रॉक इन अ नॉर्मल बैनर, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो एग्जीक्यूट होते हैं। और हमने ये भी बात की कि प्रायोरिटी सेट की जा सकती है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि कैसे।
फिर हमने बात की कि जो इमरजेंसी मैसेजेस होते हैं वो नॉन क्यूड होते हैं, जैसा कि विंडो शटडाउन है या प्रोग्राम की एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। तो उस सूरत में वो मैसेज विदाउट क्यू से बाहर डायरेक्टली डेफरेंडो प्रॉक को जाता है और आपका प्रोसेस या कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो समझने की हद तक ये क्यूट एंड नॉन क्यूट की एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। देन वी कम टू द चैप्टर 4 और ये चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज इन टेक्स्ट आउटपुट। बुनियादी तौर पे ये जीडीआई का चैप्टर है। आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ा है किताब का तो उसमें लिखा हुआ था कि विंडोज़ के कर्नल के 3 हिस्से हैं, यूज़र एक, कोर कर्नल या कर्नल 2 और कोर पार्ट ऑफ द कर्नल, यूज़र पार्ट ऑफ द कर्नल, जीडीआई पार्ट ऑफ द कर्नल। 3 हिस्से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में। ये जो चैप्टर है इसका ताल्लुक है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस से, जीडीआई। जो हम आगे देखेंगे कीबोर्ड माउस, इसका ताल्लुक होगा आपके यूज़र के साथ। और फिर जो टाइमर का है आगे एक कंपोनेंट, वो कोर कर्नल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम कर्नल के तीनों पोर्शंस को इस कोर्स में टच करेंगे और फिलहाल हम ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस को टच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक फ़र्क ऐड करता चलूँ। लिनक्स या पोसिक्स 3 जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें यूनिक्स आ जाता है, यूबंटू आ जाता है, नोवल नेटवेयर आ जाता है, उन सब के कर्नल के अंदर कोर कर्नल और यूज़र तो पार्ट है, लेकिन जीडीआई कर्नल के ऊपर एक लेयर के तौर पे काम करता है लिनक्स के अंदर, और विंडोज़ में ये कर्नल का एक हिस्सा है। ओके, टेक्स्ट आउट का फंक्शन आपने देखा। फिर आज की क्लास में डिवाइस कॉन्टेक्स्ट और डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हैंडल का फ़र्क देखा। Device context is a data structure, whereas device context handle is a pointer which is used for painting windows. How can we obtain device context handle? One method we studied in the last chapter, that is begin paint and end paint. The second method we are going to use in this chapter, which is get DC and release DC. This is the method 2. As you can see, it is written in the book. Get DC is a function और इसका आर्ग्यूमेंट एक ही है, हैंडल टू द विंडो, और रिटर्न टाइप HTC। जब आप अपनी पेंटिंग सारी ख़त्म कर लोगे तो आखिर में रिलीज DC का फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स देना होंगे, एक हैंडल टू द विंडो और एक वो HTC जिसे आपने रिलीज करना है। अभी तक हमने बात की थी वैलिड और इनवैलिड की, और देखें यहाँ पे इसका फंक्शन भी है। जब आपने किसी विंडो के पेंट को वैलिडेट यानी अपडेट करना हो तो आप ये फंक्शन कॉल करते हैं वैलिडेट रेक्ट, और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करते हैं। इसी तरह इनवैलिडेट रेक्ट भी एक फंक्शन है, वो आपने यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ लेना है। उसके ज़रिए आप इनवैलिडेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को जो कि आपको नज़र आ रहा हो। आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इनवैलिडेट रेक्ट जो है ये फंक्शन देखें यहाँ आपको मिल गया, इनवैलिडेट रेक्ट का। ये इनवैलिडेट रेक्ट जो है फंक्शन है जिसके ज़रिए आप इनवैलिडेशन कर सकते हैं किसी भी एरिया की या पूरी की पूरी विंडो की। ऑल्दो इस चैप्टर में इन दोनों फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप MSDN में सर्च करके और किताब से इसको पढ़ के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और हम आगे आने वाले जो पोर्शंस हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो इनवैलिड और वैलिड रेक्टेंगल सिर्फ नाम की हद तक नहीं है, बल्कि हम इसको खुद से कर भी सकते हैं। फंक्शंस को कॉल करके हम वैलिड और इनवैलिड कर सकते हैं विंडो को या उसके कुछ पोर्शन को, एंड वी विल डू दैट इन अपकमिंग सेक्शंस। अभी मैं बिट्स एंड पीसेस जोड़ रहा हूँ सिस्पेट्स 1 के लिए, जो कि हमने आज की क्लास में देखना है। प्रिंट स्ट्रक्चर की फील्ड्स भी इसने दी हुई हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से भी, और आगे आने वाले प्रोग्राम में भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट आउट का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ये जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की प्लॉटिंग है विंडोज़ के जीडीआई के अंदर। जो आपका लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर है वो 0 0 होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस जो है वो यहाँ से इंक्रीमेंट होते जाते हैं,
नीचे और एक्स एक्सेस जो है वो राइट पे ट्रेवल करने से आपके इंक्रीमेंट होते चले जाते हैं। और ये बेस क्या होगी, ये आपकी डॉस वाली लाइंस नहीं है कि 25 लाइन यहाँ पे और 26 लाइन वहाँ स्टैटिक। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये इसका यूनिट क्या होता है। ओके, टेक्स्ट को शो करने के लिए ये तो आपको पता ही है कि टेक्स्ट ड्रॉ होता है एज एन इमेज, और अगर इस टेक्स्ट की जगह कोई और इमेज ड्रॉ करना हो तो उसका भी हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फॉन्ट्स क्योंकि बने बनाए हमें मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है विंडोज़ के अंदर, जिसमें हम जो टेक्स्ट का इमेज है उसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टोर करते हैं, डेटा को। इसमें एक उसकी हाइट है, टी एम स्टैंड फॉर टेक्स्ट मैट्रिक्स, टी एम हाइट, टी एम एसेंट, टी एम डिसेंट, टी एम इंटरनल लीडिंग, टी एम एक्सटर्नल लीडिंग, टी एम एवरेज करेक्टर विथ, टी एम मैक्स करेक्टर विथ। और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो इन बुनियादी फील्ड्स के साथ पड़ेगा। अब ये सब जो जिब्रिश आपको नज़र आ रही है, ये इससे आपको वाज़े हो जाएगी, इस पिक्चर से। मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ और आपके साथ ब्राउज़र में इसे शेयर करता हूँ। ये अब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर नज़र आ रहा होगा, ये देखो। अब कोई भी फॉन्ट हो, उसके डेटा स्ट्रक्चर में हमने मुख्तलिफ हिस्सों में इसे डिवाइड कर रखा है। ये टी एम हाइट है, यहाँ से लेके और आखिर तक, यानी पूरी की पूरी ये टी एम हाइट है। इंटरेस्टिंगली जो नुक्ते डालते हैं आप किसी लेटर्स के ऊपर, इंग्लिश में तो हम बड़े थोड़े लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, आई वगैरह, तो कई लैंग्वेजेस में ज़्यादा नुक्तों का इस्तेमाल होता है। जो डॉट्स होते हैं आपके, वो कहलाते हैं टी एम इंटरनल लीडिंग। ये देखें, ये इसने यहाँ पे बताया हुआ है, ये जो डॉट्स वाला पोर्शन है ये इंटरनल लीडिंग है, और हाइट का छोटा सा हिस्सा है। ये टी एम एसेंट होता है बेस लाइन से ऊपर का हिस्सा। उर्दू की होती है ना आपकी, जो लाइन ड्रॉ की हुई होती है उर्दू लिखने के लिए, तो वो जो बेस लाइन है उससे ऊपर का सारा हिस्सा डेटा स्ट्रक्चर में टेक्स्ट मैट्रिक्स से कहलाता है टी एम एसेंट। पूरा का पूरा कहलाता है टी एम हाइट, नुक्तों वाली जगह कहलाती है टी एम इंटरनल रीडिंग, बेस लाइन से नीचे का जो हिस्सा है वो कहलाता है टी एम डिसेंट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब वो टेक्स्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर आपको आसान नज़र आ रहा है, वहाँ पे तो फारसी लग रही थी ना, यहाँ पे देखिए आपको बड़े आसानी से ये समझ आ रहा होगा। इंटरनल लीडिंग, हाइट, एसेंट और डिसेंट। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कहलाती है दो लाइनों का के बीच में कितना डिफरेंस होगा, वो फील्ड कहलाती है टी एम एक्सटर्नल लीडिंग। अब ये आपने अपने नोटबुक में जो आप बना रहे हैं इस कोर्स की नोट्स, उस पर आपने ये बातें नोट करते जानी है। इस कोर्स के नोट्स बहुत आसान हैं। आपने फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को लिखना होता है, जितने फंक्शंस आप हर चैप्टर में पढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि ये ऐप प्रोग्रामिंग नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कोर्स वेयर वी लर्न द टेक्निक्स, like we learn structures, we learn control structures, we learn functions, we learn pointers, we learn classes, ठीक है, we learn inheritance. This is not application programming, this is system programming. एक प्रोग्राम पहले से लिख दिया गया है और उसको आपने सीखना है, ठीक है। और साथ उसकी थ्योरी भी इस्तेमाल हो रही है, जैसे विंड क्लास के लिए पीसीबी हो गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉलेज के साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, और इसे समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर या क्लासेस और उसके फंक्शंस, क्योंकि डेटा आपका स्टोर होता है स्ट्रक्चर्स में और एग्जीक्यूशन होती है फंक्शंस के थ्रू। तो हम बुनियादी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ते चले जाएंगे उस बने हुए प्रोग्राम के, और जब हम इनको सीख लेंगे तभी हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं या उसे इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को सीखना पड़ेगा। तो यही इसके नोट्स में आपने काम करना है। जो हर चैप्टर आप पढ़ते हैं आप उसके स्ट्रक्चर्स देखिए, किताब से MSDN से सर्च करें, स्ट्रक्चर्स की फील्ड्स नोट कर लें, फंक्शंस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप अपनी नोट्स में लिखते चले जाएं और उनका पर्पस और पॉसिबल वैल्यूज जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन फंक्शंस के। तो यही आपके 2-3 पेज के नोट्स हर चैप्टर के बनते जाएंगे, और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आपके हाथ के लिखे हुए इवैल्यूएशन के टाइम में भी, और
फ्यूचर में भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने की कर्नल प्रोग्रामिंग को, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो जहन में रख लेनी है, और इस इमेज के साथ दिस इज़ क्वाइट ईजियर टू रिमेंबर दीज। अब हम वापस चलते हैं अपनी किताब की तरफ। Here we come. ओके, एक्सटर्नल रीडिंग जो है, ये देखें, ये एक फील्ड है जो दो लाइनों के अंदर जितना फ़र्क होता है, ये इसको आप ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो लाइन का डिफरेंस होगा, जैसे वर्ड में होता है, इसे 1 2 3 जितना बढ़ाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ओके, अब मैं मज़ीद यहाँ से बताने के आपको प्रोग्राम की तरफ ले जाता हूँ। अब इसने प्रोग्राम के हिस्से यहाँ पे बताने शुरू कर दिए हैं, तो हम इस प्रोग्राम को, मैं इसे विजुअल स्टूडियो में जाके ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन द प्रोग्राम इन द विजुअल स्टूडियो। I have to go to ओके जी, ये प्रोग्राम मैंने इसके लिए बनाया हुआ था, और अब मैं आपसे विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लाइन स्टूडेंट्स आपने ऐड कर लेनी है, ये वाली, ऐड दिस लाइन टू द प्रोग्राम, वरना आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ऐड दिस लाइन टू द प्रोग्राम। जो विजुअल स्टूडियो 2017 है कम्युनिटी एडिशन, और उसके बाद वाले एडिशंस, उस पर तो शायद चल जाएगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा एरर देगा, तो आप ये विन वर्जन जो है ये लिख लेना है। अच्छा, इसके बाद ये जो चार्ल्स पेट्जॉल है, ये काफ़ी जो है वो ट्रिकी राइटर है। ये जान के ना, अब सोर्स कोड में जो किताब में दिया हुआ है उसमें एक आधा कॉमा कोई चीज़ स्किप करेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख कोड को अपने हाथ की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो। तो बुक में जो कोड दिया हुआ है उसमें इसने एक एरर किया हुआ है, ठीक है। तो हेडर फाइल तो आपने कर लेनी है इसमें से कॉपी इसको चलाने के लिए, लेकिन जो आपकी सोर्स फाइल है वो आपने खुद लिखनी है। उसमें इसने एक विलिंगली एरर किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स इसको चलाएं तो ये रन ना हो। तो वैसे स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं उसे, लेकिन इट इज़ बेटर कि ये जो शुरू शुरू के चैप्टर्स हैं आप इसको टाइप करें, ताकि आपको याद होता रहे। तो हम इसको रन करके देखते हैं जी ये क्या करता है प्रोग्राम। ओके, ये कुछ वैल्यूज़ जो है वो शो कर रहा है, मैं इसकी आउटपुट भी आपके साथ शो करता हूँ। लेट मी शो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विद यू एज वेल बिफोर वी लुक द कोड। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। ये देखें, ये कुछ पैरामीटर्स हैं बिल्ट इन, और उन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। और कीजिएगा कि पैरामीटर्स अभी कॉन्टिन्यू हैं, लेकिन पूरे कंटेंट्स कवर नहीं हुए, और हमारे पास कोई स्क्रॉल बार भी नहीं कि हम नीचे वाले कंटेंट्स को देख लें। अभी मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ, तो मुझे अब ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले ये 8 तक नज़र आ रहा था, विंडो साइज फ्रेम हाइट तक। ये देखें, अगर मैं इसे वापस उधर लेके जाऊँ, विंडो साइज फ्रेम हाइट, जब मैंने इसे मैक्सिमाइज किया तो मुझे अब काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द एंड। बहुत सारी फील्ड्स अभी भी मिसिंग हैं, और हमारे पास यहाँ पे कोई स्क्रॉलिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अब बाय द वे दिस, ये सारा कुछ पेंट हुआ हुआ है, ये हमारे लिए तो टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिस इज इमेज, और वो इस इमेज को पेंट करता है।
और जब मैं रीसाइज करता हूँ इस विंडो को, ये वैलिडेट और इनवैलिडेट रेक्टेंगल का मैसेज बिहाइंड द सीन कॉल होता है और विंडो रीपेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स वापस उस प्रोग्राम की तरफ टू द विजुअल स्टूडियो। ये हम आ गए जी विजुअल स्टूडियो में। विन वर्जन 0x0500 किताब में नहीं लिखा हुआ, इसे ऐड कर लीजिएगा। हम रिपीटिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्राम एंट्री पॉइंट वैसा ही है, क्वाइट सिमिलर है। रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही है, क्रिएशन भी वैसे ही है। देखिए अब काफ़ी सारी चीज़ें आपकी नोन आना शुरू हो गई। जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा था ये आपको बॉदर नहीं करेगा कोड। अब आपको मैसेज लूप भी वैसा ही है, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट तो आइडेंटिकल है। वेंट प्रॉक जो है उसमें देखें कुछ चीज़ें तो सेम है और कुछ चीज़ें इसने इसमें ऐड कर ली, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम और करें तो इसमें एक हेडर फाइल भी है। इफ वी गो टू द फाइल व्यू sysmax.h, अब ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये डिफॉल्ट बिल्ट इन वैल्यूज हैं। एक्स एक्सिस स्क्रीन विड्थ इन पिक्सल्स, स्क्रीन हाइट इन पिक्सल्स वगैरह वगैरह, ये बिल्ट इन वैल्यूज हैं। अब देखें इसने ये एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बिल्ट इन फाइल है आपकी sysmax.h। ये आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम में एंटर कर लेनी। तो इसमें काफ़ी सारी इसने जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये उसकी वैल्यूज हैं। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है, ठीक है। जिनको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो भूली हुई है वो अपनी कोई भी पुरानी प्रोग्रामिंग की किताब में देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 फील्ड्स हैं आपके पास, आई इंडेक्स, लेबल और उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जब हम इसको सी आउट करेंगे तो यही 3 चीज़ें आपको उस पर नज़र भी आती हैं कि आपके पास एक उसका इंडेक्स वैल्यू होती है, फिर उसका लेबल और उसकी डिस्क्रिप्शन है। ऑल दो इंडेक्स वैल्यू हम सबसे आखिर में प्रिंट करेंगे, वो तो हमारे कोड के ऊपर है, जो कोड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सी फाइल के अंदर। अब मैं वापस चलता हूँ क्लास व्यू में। ये आपका विन मेन आ गया और यहाँ से हम आ गए वन प्रॉक में। वही 4 पैरामीटर है, वही HDC है, पेंट स्ट्रक्चर है। जो नई चीज़ें नज़र आ रही हैं टेक्स्ट मैट्रिक्स है। टेक्स्ट मैट्रिक्स बाय द वे हम अभी पढ़ कर आए कि इस स्ट्रक्चर की कौन सी फील्ड्स हैं। TM हाइट, TM इंटरनल लीडिंग, TM एक्सटर्नल लीडिंग, TM एसेंट और TM डिसेंट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लोरर में पिक्चर दिखाई थी, ये उसकी फील्ड्स हैं। और कुछ हमने इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स ले लिए इंटीजर के, CX कार, CX कैप, CY कार 4। फिर से वही मैसेज लूप और उसके अंदर आप देखें वही वाला इवेंट क्रिएट, लेकिन इस दफ़ा इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। लास्ट टाइम तो ये बिल्कुल एम्प्टी था, बट दिस टाइम इट हैज़ कोड। और कोड क्या है जी? सबसे पहले HDC लिया हुआ। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे फ़र्क बताता चलूँ। अगर आपने HDC लेना है WM पेंट के मैसेज में तो आप इस्तेमाल करेंगे बिगिन पेंट और एंड पेंट। और अगर आपने HDC लेना है WM पेंट से बाहर तो आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे गेट DC। बिगिन पेंट WM पेंट के बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो WM पेंट के मैसेज के बाहर if you ever need an HDC you are going to use the function get DC, ठीक है। तो ये इसीलिए हमने गेट DC इस्तेमाल किया यहाँ पे और आपको HDC मिल गया और साथ इसके पेयर में रिलीज DC भी है। बीच में आपने अपना कोड लिख दिया जो कि आपने फंक्शन कॉल किया गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स, जिसमें HDC और TM। अब टेक्स्ट मैट्रिक्स क्योंकि विंडोज का इंटरनल स्ट्रक्चर है, गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स क्या करेगा, ये जो आपकी वैल्यूज है ना, जो डिफॉल्ट फॉन्ट इस वक्त चल रहा है आपके, जो आपका कंप्यूटर है उस पर जो डिफॉल्ट फॉन्ट चल रहा है वो विंडो के कर्नल यानी रूट प्रोसेस डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर से गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन ले रहा है कि इस वक्त जो आपके सिस्टम का फॉन्ट है उसकी हाइट कितनी है, उसमें एसेंट में कितने पिक्सल्स आते हैं, डिसेंट में कितने आते हैं, इंटर जितनी भी वैल्यूज हैं डिफॉल्ट फॉन्ट की
वो ऑब्टेन कर रहा है डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर से ये फंक्शन गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स, या मैं कहूँ रूट प्रोसेस से, या मैं कहूँ रिसोर्स मैनेजर से या कर्नल से, एक ही बात है, वहां से ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। आगे ये वो तीन वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये तीन वेरिएबल आपने खुद डिफाइन किए हैं, cx4, cx_caps, cy4, ठीक है। ये तीन वेरिएबल हैं, इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, इसमें हम कुछ वैल्यूज जो है वो स्टोर करने लगे। अच्छा, टेक्स्ट मैट्रिक्स की एक फील्ड होती है टीएम एवरेज कैरेक्टर विड्थ, जिसमें आपका जो फॉन्ट है, जो आप फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट इस वक्त जो आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है, अब देखें गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स से क्या हुआ, रूट प्रोसेस ने मौजूदा फॉन्ट की वैल्यूज पास ऑन कर दी हैं किसे, आपके इस स्ट्रक्चर की फील्ड्स को फिल कर दिया, जिसका आपने इंस्टेंस जो है उसका एड्रेस भेजा था कि गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स मौजूदा फॉन्ट की मालूमात बताओ और सेव कहाँ करो, इसमें टीएम में सेव हो गई जी। अब इसी टीएम की एक फील्ड है एवरेज कैरेक्टर विड्थ, आपने किसी स्ट्रक्चर की फील्ड को या क्लास की फील्ड को उठाना हो तो इंस्टेंस डॉट फील्ड करके उठाते हैं, टीएम इज द इंस्टेंस डॉट फील्ड, जो फील्ड्स अभी आपने टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की देखी थी, टीएम एवरेज कार विड्थ इज अ फील्ड ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो इंस्टेंस डॉट फील्ड टीएम एवरेज कार विड्थ को हमने सेव कर दिया cx4 में, और जैसा कि इस वेरिएबल के नाम से जाहिर है इसमें एवरेज कैरेक्टर विड्थ होती है, और इसको हमने सेव कर दिया cs4 में। फिर आ जाइए cx_caps पे। cx_caps जैसे ये आपने खुद वेरिएबल लिया है, तो ये कैपिटल लेटर्स की विड्थ को ऑब्टेन कर रहा है, और इसमें इसने एंड लिया है 1 के साथ। अब टीएम पिच एंड फैमिली एक ऐसी फील्ड है टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, अगर तो ये ट्रू हो तो आप डायनामिक फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं, और अगर ये फॉल्स हो तो आप स्टैटिक फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं। फॉन्ट दो तरह के होते हैं, जैसे टाइपराइटर के अंदर स्मॉल ए की विड्थ कैपिटल डब्ल्यू के बराबर होगी, ठीक है, उसमें हर लेटर एक बॉक्स में टाइपराइटर में अपीयर होता है। कंप्यूटर में भी दो तरह के फॉन्ट होते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक फॉन्ट्स में तमाम लेटर्स स्मॉल आई जी कैपिटल जी के बराबर जगह लेगा स्क्रीन के ऊपर, यानी कि वो एक बॉक्स में अपीयर होगा, बाकी जगह बेशक खाली पड़ी रह जाए, अगला लेटर उस बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स में डिस्प्ले होगा, यानी कि स्क्रीन को आप बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं फिक्स हाइट और विड्थ की, और उसमें लेटर्स डिस्प्ले होते हैं, वो कैपिटल हो स्मॉल हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेटर कितनी जगह ले रहा है। तो टीएम पिच एंड फैमिली का आपने एंड लिया 1 के साथ। अब ये एक फ्लैग है, अगर ये फ्लैग जो है वो ट्रू होगा, यानी एंड तभी 1 देगा ना जब ये जो फ्लैग है ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो फॉन्ट डायनामिक होगा, रिजल्ट आ रहा है 3। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा एंड, तो रिजल्ट आ रहा है 2। आप देखें अगर यहां से 3 आता है तो 3/2 इंटू cx4 150% ऑफ cs4, और अगर यहां से 2 आता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cx4 ही आ जाएगा। यानी स्टैटिक फॉन्ट की शक्ल में स्मॉल लेटर की विड्थ बराबर होगी कैपिटल लेटर, डायनामिक फॉन्ट की शक्ल में 150% ऑफ स्मॉल लेटर होगा कैपिटल लेटर, ठीक है, और ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी cx_caps में। फिर cy4 में हम क्या सेव करें, हाइट ऑफ द फॉन्ट, और ये टीएम हाइट प्लस एक्सटर्नल रीडिंग, फॉन्ट की हाइट और 2 लाइनों में जितना आपने फर्क करना है वो आपने डाल दिया cy4 के अंदर, ठीक है। तो क्रिएशन टाइम में आपने ये 3 फील्ड्स एक्टिवेट कर दी। अब हम चले जाते हैं कि इसने आगे क्या किया। अब इसने पेंट कर दिया है, अब देखें यहाँ पे एचडीसी लिया दोबारा, और एचडीसी बिगिन पेंट से लिया, वहां पे एचडीसी लिया था पेंट के बाहर गेट डीसी से, ये आपने याद रखना है। आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, किसी मिसाल के तौर पे अगली क्लास में वाइवा के तौर पे पूछने के लिए आपसे, मार्क वाइवा आई मीन सीपी, कि why can we use begin paint outside WM paint, why we use get DC, what's the difference between get DC and begin paint? So here is the difference which is evident, so you have to remember this. तो ये स्टूडेंट्स हो गई हमारे पास हाइट और विड्थ ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने सेव कर दी है।
स्टैटिक वेरिएबल्स में, डीसी को रिलीज किया, पेंटिंग की तरफ गए। अब यहाँ पे हमें बिगिन पेंट चाहिए और हमने HDC ऑब्टेन किया है बिगिन पेंट के साथ, और हम जीरो टू नम लाइंस, नम लाइंस क्या चीज़ है, हेडर फाइल, बिल्ट इन हेडर फाइल से आ रहा है। ये कैसे आया है, क्या है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये नम लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस है, ये जो फील्ड्स दी हुई हैं नीचे जो कम ज़्यादा होती रहती हैं, इसकी नंबर ऑफ लाइंस है। हम लूप लगा रहे हैं इस नम लाइंस पे, ये मैक्स वैल्यू है क्योंकि उसी को ही प्रिंट कर रहे हैं, बिल्ट इन फील्ड्स को हम। और वो जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है उसमें चीज़ें क्या थी, 3 चीज़ें थी। वैल्यू जो कंप्यूटर से लेनी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये लेबल हो गया, ये लेबल की डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। तो आप देखें टेक्स्ट आउट में हमने वही 3 दफ़ा टेक्स्ट आउट लगाए हैं, और पहली दफ़ा हमने लेबल प्रिंट किया, दूसरी दफ़ा हमने उसकी डिस्क्रिप्शन, और तीसरी दफ़ा हमने उसकी वैल्यू प्रिंट की, और फिर हमारे पास पेंट एंड हो जाता है और ये हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा क्या है, ये प्रोग्राम हमें वजह बता रहा है कि हमारे पास स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पेश आती है अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। अभी जो आपको स्क्रीन शो हो रही है जिसमें कुछ बिल्ट इन इंफॉर्मेशन शो हो रही है, उसके अंदर स्क्रॉलिंग जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम स्क्रॉल का डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि हम स्क्रॉलिंग का बिट मैप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ के साथ आपने सीखा क्यूड एंड नॉन क्यूड मैसेजेस इन द कर्नल, एंड यू आल्सो लर्न हाउ टू ऑब्टेन HDC। अभी ये चैप्टर कौन सा था, कर्नल का पार्ट GDI, 3 हिस्से हैं ना, यूजर, कोर, graphic device interface. In chapter 4, we are learning basics of GDI, graphic device interface. Now you have also learned the second method of obtaining handle to device context, and you also learned कि अगर आप WM Paint से बाहर हैं तो you are going to use getDC. Begin Paint will only be used in WM Paint message, ठीक है। साथ के साथ you have learned text matrix structure for this program, for this chapter, which is a data structure for fonts which are used as bitmap images by the operating system. तो हमने टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखा, उसकी फील्ड्स को देखी, ठीक है, और हमने एक बिल्ट इन इंफॉर्मेशन हेडर फाइल से लेके, उससे हमारा कंसर्न नहीं है हेडर फाइल में क्या है, बिल्ट इन फाइल है और हमने उसको सिस्टम मैट्रिक्स की फाइल है और हमने सिस्टम मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, साथ आपने ये भी देख लिया कि कैरेक्टर की हाइट और विड्थ कैसे निकालनी, स्टैटिक और डायनामिक फॉन्ट्स को भी देख लिया। अब ये टेक्स्ट आउट का फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके आपको मैंने बेसिक पैरामीटर्स तो बता दिए हैं। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ थोड़ा सा काम, थोड़ा काम अब आपको भी करना होगा। वो ये है कि आपने इसको किताब से पढ़ के समझना है। देखो बड़ा आसान है, मैं इसमें गाइड करता हूँ। टेक्स्ट आउट का पहला पैरामीटर क्या था, HDC, वो हमें मिला हुआ है यहाँ से, कहाँ से, बिगिन पेंट से, लिख दिया एज इट इज। ये आपको याद है स्क्रीन पे एक्सिस रिवर्स होते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड 0 0 है, अभी हमने देखा था। तो टेक्स्ट आउट का दूसरा पैरामीटर क्या था, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, अभी 0 होगी, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, 0 होगी। अच्छा CY4, अब आपके पास दूसरी क्या है, दूसरी है वाई एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। तो वाई एक्सिस की वैल्यू हमने निकाली है आई से। आई जो है वो लाइंस के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अब आपने देखना है कि ये आई से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये मैं विलिंगली नहीं बता रहा हूँ ताकि आप किताब को पढ़ें, हर स्टूडेंट पढ़े, और अगली क्लास में मैं ये पूछूंगा कि ये कैसे टेक्स्ट आउट आए, बुक में लिखा हुआ है, बस आपने बुक से पढ़ लेना है। और अगला पैरामीटर क्या था स्टूडेंट्स, टेक्स्ट आउट का आज की क्लास के शुरू में देखा था, वो आपकी पॉइंटर टू द टेक्स्ट की स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट की स्ट्रिंग प्रिंट करती है उसका पॉइंटर था। अभी देखो सिस्टम मैट्रिक्स आई, ये वो स्ट्रक्चर है ये वाली है सिस्टम मैट्रिक्स और आई हमने इसलिए दिया है हमने सारी फील्ड्स की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी, ये डिस्क्रिप्शन है ना, SM CX स्क्रीन वगैरह वगैरह, ये सारी प्रिंट करनी है हमने। तो इसलिए हमने ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज किया है, सिस मैट्रिक्स आई,
पहले उसमें 0 होगी वैल्यू, फिर आगे 1, फिर 2, फिर 3। तो ये जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर है 0 पे ये होगी, 1 पे ये होगी, और ये नम लाइंस जो कि इसकी nth वैल्यू है, नम लाइंस तक ये सारा का सारा प्रिंट कर देगा। तो एक और बात, एरे का नाम उसका एड्रेस होता है। तो हमें पॉइंटर टू द चाहिए था टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो ये हमने एरे का नाम दे दिया, इंस्टेंस डॉट फील्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर थी ना, इसका नाम दिया, ये पॉइंटर चला गया उसको। ठीक है, आखिरी पैरामीटर क्या था टेक्स्ट आउट का? लेंथ, जो टेक्स्ट प्रिंट करे उसकी लेंथ। इधर एक फंक्शन यूज कर लिया lstren, ये क्या करता है? स्ट्रिंग लेंथ निकाल देता है, यानी अंदर आपने वो पॉइंटर दे दिया है सिस मैट्रिक्स आई डॉट एस जेड लेबल, और इसकी लेंथ ये निकाल देगा। तो आपका टेक्स्ट आउट का फंक्शन पूरा हो गया। बस अब आपके देखने वाली चीज क्या रह गई कि ये आई से मल्टीप्लाई करके आखिरी से क्या मिल रहा है। यहाँ पे पहला टेक्स्ट आउट हो गया, दूसरे टेक्स्ट आउट में क्या हो रहा है? आपके पास जी HDC वहीं से आ गया, ठीक है, एज इट इज। तो अभी आज की क्लास में कितने लोग हैं? ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो नहीं आए 8-9 स्टूडेंट्स, वो इसको सुन लें, लेक्चर को बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज उनको फिर आगे मुश्किल होगी। इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम जो है करते चले जा रहे हैं। अच्छा आप देखो, ये है, ये देखो, ये जो आइकन नज़र आ रहा है विजुअल स्टूडियो का, ये 0 0 है मेरे यहाँ पे, मेरी स्क्रीन का XY का 0 0। पहला टेक्स्ट आउट तो शुरू ही मैंने यहाँ से करना था ना, ये मैं प्रिंट करके फिर से दिखाता हूँ आपको। लेट मी शेयर दिस, आउटपुट शेयर कर रहा हूँ इसकी स्क्रीन की ना आपसे, प्रोग्राम की। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो S लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा माउस नजर आ रहा है आपको, ये 0 0 है। तो पहला टेक्स्ट आउट, और ये एज ए डिस्क्रिप्शन की लाइन है सारी, ये वही है जो सिसमैट्स H में दिए हुए थे। अब हमने क्या लिखा था? टेक्स्ट आउट, पहला पैरामीटर था HDC, वो दे दिया। दूसरा था X एक्सिस की वैल्यू, पहले में हमने दी थी 0। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ प्रोग्राम की तरफ। अब देखिएगा कि अब उसने क्या वैल्यू दी हुई है। पहले में तो 0 लॉजिक बनती थी ना, कुछ भी प्रिंट नहीं था स्क्रीन पे, आपने 0 दे दी। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि उसने क्या वैल्यू दी है यहाँ पे, एंड दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इस प्रोग्राम को समझने के लिए। देखिए जरा, 22 इंटू CX कैपिटल। अब किताब में आप पढ़ेंगे, उसने लिखा हुआ है कि ये जो SZ डिस्क्रिप्शन थी, इसमें मैक्सिमम लेटर जो हैं वो 18 या 17 थे, और लेटर भी सारे क्या हैं? कैपिटल। हम ऊपर कैपिटल लेटर की विड्थ कंप्यूट करके आ चुके हुए हैं। तो 18 के बाद 4-5 लेटर्स का वक्फा दे दिया ताकि खूबसूरत लगे कॉलम। तो आपने 22 कैपिटल लेटर X एक्सिस को कहाँ ले गए? राइट पे। राइट पे प्लस हो रहा था ना, पहला था 0 पे, अब 22 इधर 22 ले गए हो। CX कैप्स कैपिटल लेटर की विड्थ के बराबर 22 नंबर उठा के ले गए हो उधर। ठीक है, X एक्सिस। अब यानी कि ये जो दूसरा टेक्स्ट आउट है वो यहां से शुरू होगा, 22 लेटर इधर से शुरू होगा। अभी मैं दोबारा आपसे शेयर करता हूँ, ये जो आपको आज की CP एक्टिविटी मिलेगी उसका इससे काफी ताल्लुक है। ये देखें, ये नजर आ रही है अगली, ये इसकी वो लेबल था, ये लेबल की डिस्क्रिप्शन है। अब 22 कैरेक्टर ये X एक्सिस से उठा के आप यहाँ पर ले आए हो। अब ये दूसरा टेक्स्ट आउट यहाँ स्क्रीन विड्थ इन पिक्सल से प्रिंट करेगा, 0 से लेके आखिरी N लाइन तक। ठीक है, पहला कॉलम पहले प्रिंट हो गया था टेक्स्ट आउट से, दूसरा टेक्स्ट आउट ये कॉलम प्रिंट करेगा। 22 CX कैप्स आप उठा के ले आए हो स्क्रीन को यहाँ पे। वापस चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, अब आगे क्या देना है? Y एक्सिस। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा दिया कि जी हम आई क्यों चल रहे हैं, हाई भी चलें, नंबर ऑफ लाइन है ना यार। CY4 क्या है? लेंथ ऑफ द करेक्टर, TM हाइट प्लस एक्सटर्नल रीडिंग। ये देखो, तो पहली लाइन Y एक्सिस पे यहाँ हुई है, तो दूसरी लाइन कहाँ होनी चाहिए? अगले CY4 पे।
पहली दफ़ा क्या होगा, CY4 इंटू 0 तो यहाँ हो गया, फिर CY4 इंटू 1, तो जो भी वैल्यू थी CY4 में वो आ गई, CY4 इंटू 2 2 CY4। इस तरह आखिर तक ये चलेगा, नम लाइन 0 से नम लाइन n तक ये लेके जाएगा आपको, ठीक है। ये भी बता दिया। CY4 में उसकी हाइट और एक्सटर्नल रीडिंग थी। ये y एक्सिस का ट्रेवल है, हम कॉलम वाइज प्रिंट कर रहे हैं ना, कॉलम वाइज में आई जो है सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लेकिन वो लाइन निकलेगी कैसे, CY4 से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे हमने CX कैप्स जो है वो लिखा। अब वो टेक्स्ट की स्ट्रिंग आ गई जी, SZ डिस्क्रिप्शन, सिस्मेट्स एच में देखें, पहली क्या थी, SZ लेबल, अब ये SZ डिस्क्रिप्शन, ये वाली। तो डिस्क्रिप्शन की एरे दे दी, एरे का नाम उसका एड्रेस होता है तो वो पॉइंटर हो गया, LSTRLEN फंक्शन इस्तेमाल किया, इसकी लेंथ आ गई और ये भी डिस्प्ले हो गया। सेट टेक्स्ट अलाइन टॉप राइट, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है ना, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, ये वो वाला सेट टेक्स्ट अलाइन वो फंक्शन है, ठीक है। MSDN में बुक में देख लें। अब देखो तीसरा टेक्स्ट आउट, एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, 22CX कैप्स जमा, 22CX कैप्स क्या थे, वो लार्ज वाली पहला कॉलम, जमा 40 इंटू CX 4। अब दूसरे कॉलम में स्मॉल में टेक्स्ट था, ये देखें, मैं फिर आपसे एप्लीकेशन शेयर करता हूँ, आप उसमें देखिए। ये देखिए, ये जो है अब आपके साथ क्या शेयर हुआ है, ये स्मॉल में है तकरीबन, ठीक है, लेटर जो है स्मॉल के अंदर है, तो एक आधा बड़े में अभी आ जाता है तो उसकी खैर है, वो कवर अप हो जाता है, मैक्सिमम स्मॉल के अंदर है। तो आपने क्या किया, और वो कोई डिस्क्रिप्शन थी 36 लेटर की, तो इसने 40 डाल दिए ताकि एक अगला कॉलम थोड़े वक्फे से शुरू हो। पहले कॉलम के 22 कैपिटल लेटर, दूसरे कॉलम के लिए 40 का वक्फा दिया, ठीक है। अब जो प्रिंटिंग शुरू होगी तीसरे कॉलम की, वो 40 स्मॉल और 22 बड़े लेटर के बाद स्टार्ट होगी। वही फिर CY4/I, अब ये लाइनें जो हैं लाइन बाय लाइन प्रिंट करता जाएगा उसकी TM हाइट और एक्सटर्नल रीडिंग के हिसाब से। ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। अब यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है, ये नंबर प्रिंटिंग मैं आपके अगले लेक्चर के लिए छोड़ देता हूँ। इट्स अ बिग बिग टास्क, जो कि मतलब बिग टास्क तो नहीं, स्मॉल सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपका माइंड ड्रेन हुआ होगा ऊपर की चीज़ें पढ़ के। तो टेक्स्ट को हमने ना कन्वर्ट किया लेटर्स में, ठीक है, टेक्स्ट है SZ बफर, देखो क्या चीज़ है, ये T4 एक करेक्टर, यहाँ पे ना हम T4 यूज करेंगे 4 की जगह, चैप्टर 2 में इसका जवाब मिलेगा। तो ये एक आपने एरे की एरे ली हुई है करेक्टर टाइप, जिसकी लेंथ है 10, तो ये आपने SZ बफर यहाँ इस्तेमाल किया, और SZ बफर के अंदर अब ये WSPrintf का फंक्शन जो आपका क्या नंबर, उसको उस नंबर को टेक्स्ट बना के सेव कर देगा, ठीक है। ये आपने इस्तेमाल किया, और WSPrintf की रिटर्न वैल्यू होती है पॉइंटर टू द स्ट्रिंग, तो वो पॉइंटर भी आ गया जो हमें चाहिए था प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और फाइनली हमने उसकी जो है वो लेंथ भी यहाँ पे आई इंडेक्स के जरिए दे दी। तो ये जो चीज़ है ये आपको नहीं समझ आई होगी अभी, क्योंकि प्रोसेसिंग आपकी गर्म हुई हुई है। अभी हम करेक्टर पढ़ रहे थे और इंटीजर टू करेक्टर कन्वर्जन पे आ गए। ये चीज़ अगली लैब तक के लिए होल्ड ऑन पे रखिए, किताब से समझ आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं ऊपर फंक्शन दिए हुए हैं वो आपको समझाऊंगा, चैप्टर 2 में भी ले जाऊंगा, उसमें भी एक फंक्शन। तो अभी समझ लीजिए, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यूज आ रही थी उसको हमने स्ट्रिंग में तब्दील किया करेक्टर में, और उसे प्रिंट कर दिया। लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इसमें लाजमी समझ आ गई। तो फिर से अलाइनमेंट वगैरह की और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो दिस वाज अ स्मॉल प्रोग्राम, लेकिन इसमें हमने बहुत सी बातें सीखी आज की इस प्रोग्राम में। एक तो ये कि स्क्रॉल बार इज़ नेसेसरी, दूसरी बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस प्रोग्रामिंग, तीसरा हमने इसमें फॉन्ट का डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, इनवैलिड वैलिड रेक्टेंगल का फंक्शन देखा, उसे इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, आगे करेंगे। टेक्स्ट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर, टेक्स्ट मैट्रिक्स की फील्ड, हाउ टू ऑब्टेन कैरेक्टर विड्थ एंड हाइट फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक फॉन्ट्स,
and how to use text out function. ओके तो ये आपकी जो है वो आज की एक्टिविटी थी, और असाइनमेंट तो नहीं है, लेकिन आपने खुद से कोशिश करना है कि कोई और चीज़ आप प्रिंट करें टेक्स्ट आउट में, कोई कोई भी और इंफॉर्मेशन इस डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैट्रिक्स के अलावा कुछ और प्रिंट करके आप टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करके देखिएगा इसमें। दिस इज़ नॉट सीपी असाइनमेंट, वो आपको इस चैप्टर के आखिर पे मिलेगी। कैंपस के अंदर तो हम ये चैप्टर, इसमें 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो गिवन है, वो हम एक ही लैब में ऑन कैंपस कर दिया करते थे इस चैप्टर को, लेकिन ओडीएल पे मैं इसको थोड़ा सा स्लोअर पेस पर लेकर जाऊंगा। अब देखें अगले जो प्रोग्राम है, अब मैं बुक की तरफ वापस चलता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम तो अब मैंने आपको तफसील से सारा समझा दिया। इसी प्रोग्राम की ये है जी सिसमैट्स 1.h, इसी प्रोग्राम की अगली किस्त सेम टू सेम प्रोग्राम है। ये देखें सिसमैट्स 1 है ना, 2 और 3 दिए हैं, तो अब आपने 2 और 3 को किताब में से पढ़ना है और उसे समझना है। मैं अगली लैब में मैं भी इसको समझा दूंगा। इसमें ये स्क्रॉल बार ऐड की हुई है, उसकी रेंज और पोजीशन है। आपने करना क्या है कि ये जो सिसमैट्स 2 है इसको पढ़ना है, और इसमें जो थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं वो चेंजेस क्या है, WM_scroll का मैसेज। तो ये आपने देखना है, ये लाइन अप, लाइन डाउन, पेज अप, पेज डाउन, थंब पोजीशन, IV स्क्रॉल, पॉज का फंक्शन, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसी की वेरिएशन है सिसमैट्स 3, इसके अंदर एक स्क्रॉल के फंक्शन इस्तेमाल हुए, सेट स्क्रॉल इन्फो, गेट स्क्रॉल इन्फो, 2 फंक्शन है सिर्फ, बाकी सारा वही है, स्क्रॉल बार का स्ट्रक्चर और स्क्रॉल बार के फंक्शन। तो यहाँ पे आपका ये जो है ना चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ये 2 फंक्शन प्रोग्राम्स अब आपने स्टूडेंट्स करने हैं जो इसकी कॉन्टिन्यूएशन है। एक मैंने आपको करा दिया, और अभी इस लैब डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आपने ये रन भी करने हैं प्रोग्राम्स, जो तीनों असाइनमेंट नहीं है, लेकिन जाहिर रन के बगैर तो प्रोग्रामिंग का कोई फायदा नहीं। सिसमैट्स 1, सिसमैट्स 2 और सिसमैट्स 3। 1 तो आपको समझ आ गया होगा, तो वो आप टाइप करके रन कर लीजिएगा। एच हेडर फाइल को एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। फिर से बताता चलूँ, वो जो अभी आपने देखी थी विन वर्जन की लाइन, वो ऐड करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं चलना। दूसरी चीज़ किताब के अंदर थोड़ी सी गलती की हुई है, पेट्रोल ने कहीं सेमीकोलन छोड़ा हुआ होगा, कहीं इन्वर्टेड कॉमास छोड़े हुए होंगे, ताकि स्टूडेंट्स टाइपिंग की तरफ मुतवज्जे हों, तो वो भी हल कर लीजिएगा। और दूसरे प्रोग्राम में आपने वो स्क्रॉल का मैसेज, और तीसरे में स्क्रॉलिंग के फंक्शंस, तो ये आपने पढ़ना है और सिसमैट्स 2 और 3 रन करना है। और मैं अगली लैब जब शुरू करूँगा तो एक तो आपको इंटीजर की टेक्स्ट में कन्वर्जन बताऊंगा, और सिसमैट्स 2 और 3 में जो थोड़ी सी वेरिएशन है वो भी मैं बताऊंगा, और फिर हम अगली टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अब आपने इसमें खुद भी अपनी इनपुट करते जानिए, जैसे मैं आपको बेसिक समझा दिया करूंगा, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपने, थोड़ी एफर्ट आपने म्यूचुअल एफर्ट के साथ इस कोर्स को लेकर चलना है, लेकिन हम इसकी पेस ग्रेजुअल रखेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से हमने शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस कोर्स को पेस अप करेंगे। आप इसमें बस साथ साथ पढ़ते जाएं, तो ये कोई इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, तो आसान है लैब इसमें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। दिस वाज रिगार्डिंग द ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, GDI से इसका ताल्लुक था। कर्नल के कंपोनेंट से आपने चैप्टर 4 को पढ़ लेना है, सिसमैट्स 2 और 3 को करना है, चैप्टर 3 का क्यूड नॉन क्यूड मैसेजेस का पोर्शन भी पढ़ लेना है। अभी आपकी कोई तो यू कैन आस्क, और अगर नहीं है क्वेश्चंस, आपको समझ आ गई है, तो सी यू इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होगी। हाँ, एक और चीज़ के ऑटोमेटा थ्योरी का जो मंडे का लेक्चर है
वो मैं किसी स्मॉल वाइट बोर्ड जो होता है उसके ऊपर मार्कर के साथ वो जो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, या नोटबुक और बॉल पॉइंट से, लेकिन उस पर इतना विजिबल नहीं होता, तो मैं कोई वाइट बोर्ड, स्मॉल वाइट बोर्ड जो है उसके ऊपर वो ड्रॉ करके, जो चैप्टर 5 के आपको पढ़ाना है शुरू से ही, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो उसकी थी, लाइट चली गई थी, वो लॉस्ट हो गया था जो हमने 20 मिनट का काम किया था। तो वो मैं मंडे का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वो लाइव में तो आप वो उस तरह से कर नहीं सकते। किसी को कैमरा होल्ड करना पड़ेगा, और मेरी कोशिश है कि मैं वाइट बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो इमेजेस जब तक मैं एफएसएस ड्रॉ नहीं करूँगा तो वो थोड़ा सा, उसको ड्रॉ हुए हुए इमेजेस जो हैं वो उतनी अच्छे समझ नहीं आते जितने आपके सामने वन बाय वन जो हैं वो ड्रॉ हो रहे होते हैं एनिमेशंस में। और वर्ड में इतना इजी नहीं है उसको, कि अगर आपने 10 या 15 इमेज बनाने हैं तो वो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और उसमें वो वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स भी नहीं हैं जो कंप्यूटर थ्योरी में इस्तेमाल होते हैं। जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, सिंबल्स, वो सिंबल्स भी नहीं है। तो वो मैं वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा और उसको रिकॉर्ड करके तो मंडे की क्लास आपके साथ मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में शेयर करूँगा। उसका लिंक आपको मंडे को मिल जाएगा, और फिर उसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम थर्सडे को 2 आवर्स की क्लास में करेंगे। तो ये जब तक हम ग्राफ थ्योरी को करेंगे, तो ग्राफ्स के एटलीस्ट शुरू के 1-2 हफ्ते मुझे ये इस तरह से वाइट बोर्ड वाला सिस्टम करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से वो ग्राफ्स आ जाए। तो अभी कोई आपका सवाल हो स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हैं, तो नहीं तो मैं सर जी। मेरा ऑटोमेटा का ना मंडे का लेक्चर रह गया था, तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस लगवा लूंगी, और एक दो क्वेश्चन भी पूछने थे, तो कल क्लास ही नहीं हुई है। हाँ, वो कल तो लाइट चली गई थी, इस वजह से वो ड्रॉप हो गया था, कैंपस में नहीं थी लाइट। तो उसका ये है कि अब तुम ये थर्सडे को जो होगी ना क्लास, तो बल्कि ना तुम मुझे आज पिछले मंडे को क्या पढ़ा था आपने, रेगुलर एक्सप्रेशंस की थी? जी सर, रेगुलर एक्सप्रेशन से आगे इवन इवन फंक्शन था, बस एक ठीक है। वही पढ़ा था और आपने तो रिव्यू कराया था पिछला पिछला। कि मैं एलएमएस खोलता हूँ, आपका भी वाइवा ले लेता हूँ। एलएमएस करना होगा तो मैंने एलएमएस पे लगाई हुई है, तो फिर उसे अपडेट करना भी बड़ा ज़रूरी होगा। उन्नीस अप्रैल थी शायद मंडे को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं निम्रा कि जो इवन इवन में आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो क्या होता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सी टाइप सी? सर एक्चुअली ये मतलब टाइप्स नहीं है, मतलब एक ही फंक्शन है क्लियर का, जिसमें मतलब हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें ये होता है कि जब हम फंक्शन को मतलब पूरे को हम ओपन करते हैं ना, तो ए और बी की तादाद इवन ही रहती है, स्टार्ट से भी ठीक। और लास्ट से भी। सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर होती हैं या नहीं होती? जितने को फाइनाइट सेट्स होते हैं वो यस क्या सर, रेगुलर होते हैं? फाइन आर्ट साइड जो होते हैं ना, वो रेगुलर ही होते हैं। गुड। ठीक है, अपना रोल नंबर बताएं, अब मैं आपकी अटेंडेंस लगा सर 424। दूँ। 424, ठीक है जी। आपकी प्रेजेंट हो गई है? सर मैं आपको कहा था पीछे से मैंने भी देना हो। हाँ, आपका भी मंडे का है बेटा। कल की तो मैंने सबकी प्रेजेंट लगाई ना, सर राइट की वजह। मंडे का था, और थर्सडे वाला। बैकएंड पे जो मेरे 2 लेक्चर्स मिस हो गए थे। तो आपकी 19 तारीख और 19, 19 और 15
19 और यस सुरेश सर। ओके, आपका क्या रोल नंबर है? 408। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि हाँ, डबल ए प्लस डबल बी का क्लोजर है, ठीक है, डबल ए प्लस डबल बी का क्लोजर, इसमें लैम्डा के बाद कौन सा पहला लफ्ज आएगा? एक मिनट सर, मैं आपको सॉल्व कर। अपनी नोटबुक पे लिख लो, डबल ए प्लस डबल बी का क्लोजर, इसमें आपने मुझे बताना है लैम्डा के बाद कौन सा लेटर आएगा। सर डबल ए डबल बी। ठीक है, गुड, आपकी मैंने लगा दी है। और आज की अटेंडेंस भी एलएमएस पे लगा लेते हैं। आज 23 अप्रैल है, तो डाउनलोड करने के बाद मुझे वो नेम्स देख देख के ना रोल नंबर देखना पड़ते हैं, वो बहुत ही काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो यहाँ पे थोड़ा आसानी से लग जाती है अटेंडेंस। ये सीनियर तो आपके आते ही नहीं है, तो इनका तो अली हैदर सामल वाला सिलसिला हो जाएगा। तो 423 बेटा, आपका क्या नाम है? सर वर्धा। अच्छा, आप वर्दा हैं। ये कोर्स रजिस्टर करा लेते हैं बच्चे फिर। जैसे अली हैदर सामल भी पिछली दफ़ा वो ऑन ऑफ एक ही दफ़ा आए थे, बस वो असाइनमेंट का वाइवा दिया था उन्होंने एक, उसके बाद पूरा सेमेस्टर ही वो नहीं आए। ये कोई 16 सेशन के बच्चे हैं, तो ना इन्होंने मुझसे कोई रब्ता किया है ना कोई, तो आखिर में ये फिर इवैल्यूएशन के टाइम जो है वो आ जाते हैं बगैर कोई काम किए कि जी। तो अगर आप कोर्स रजिस्टर ही ना करें, और अगर रजिस्टर किया है आपने कोर्स, तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपकी फ़ीस इतनी नहीं होती बेटा रजिस्टर करने की, वरना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्लास फेलो से पूछें, तो अच्छी खासी जो है वो फ़ीस होती है कोर्स के रजिस्टर करने की। तो अगर आपने रजिस्टर कर ही लिया है तो थोड़ा सा पढ़ लें, चलें 75% ही लेक्चर आ जाएँ, 25% छोड़ दें, आप उसको पास तो करें आप कोर्स को। तो अभी ये देखें 16 सेशन से ये इनका चल रहा है, फिर 17 के साथ आए होंगे, फिर 18 के साथ भी आए होंगे, अब आपके साथ भी समर में भी एक आध दफ़ा इन्होंने ट्राई की होगी। तो वो कोर्स में अगर आप रजिस्टर करके आएंगे नहीं तो फिर तो नहीं पास होगा। 426 बेटा, आपका क्या नाम है? ओके, आफ्ताब बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? सर लास्ट वाला 429। ओके, अच्छा जी, इसके बाद गौहर हसन है। गौहर हसन, आपका बेटा क्या रोल नंबर है? 421 सर। गौहर के बाद जी हिब्बा बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? जी आर 408। अच्छा जी, इसके बाद कौन है जी? खुशबू बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? 5 है। ये कोई और बच्चा बता दे, इनकी आवाज़ नहीं मुझे आई खुशबू की। सर 425। सर 425, ओके। मिसबा रीच बेटा, आपका क्या रोल सर नंबर है? 418। 418। मिसबा, समझ आ रही है तुम्हें ये ऑपरेटिंग सिस्टम? जो चीज़ ना यस समझ सर। करे मुझसे पूछा करो बेटा। जी सर। जैसे अभी जी देखो, सर। अभी 1 घंटा है, अब कोई सी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे, मैं उसको घंटा पूरा समझाता रहूंगा, ठीक है? ये टीचर की तरफ से हेल्प होती है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई, आप चुप करके घर चले जाएंगे तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, आप क्लास में भी हैं, आपको नहीं समझ आई, आप मुझे कहें, मैं आपको बार बार समझाऊंगा,
जब तक कि आपको समझ ना आ जाए, कैंपस पर हो आप या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक किसी स्टूडेंट को समझ ना आए मैं उसको पूरा टाइम दूं। ठीक है, ये उस्ताद की तरफ से कंट्रीब्यूशन होती है, और बच्चे की तरफ से ये है कि वो अपना काम जो है हेजिट रिलक्टेंट ना हो। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप स्टूडेंट ही है ना, आपने सीखना आपका मकसद है, मेरा काम सिखाना है। तो जो आपको नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, आई विल एक्सप्लेन यू। साथ साथ करते जाएं काम, फिर आगे आसान रहता है। मोहम्मद एहसन मुनीर, बेटा आपका क्या रोल नंबर है? सर 422। 422। एहसन समझ आया आज की क्लास? यस सर। सर मेरी लास्ट वाले भी सर अटेंडेंस रहती हैं, जो आपने कहा था एलएमएस पे रजिस्टर हो जाएगा तो फिर लगा दूंगा। हो गया रजिस्टर तुम? जी चार सर। 422 हो ना? हाँ, तुम्हारा भी जी मैसेज सर। मेरे पास सेव है, सीआर के जैन के भी सेव हैं। मैं ये ना सारी तुम्हारी पीछे वाली लगा दूंगा। ठीक है, यस तो सर। हमारे बाद है जी, ऐसा नहीं, ये समझ आया CX4 और CY4 कैसे निकाला है हमने वहां पे? वो जो एंड की है, TM एवरेज करेक्टर विड्थ और एंड 1 करके, जो 3 और 2 का है, ये अगर तुम्हें अभी क्लियर नहीं ना हुआ तो ये किताब से तुमने पढ़ना है। मैं तुम्हारा वाइवा लूंगा अगली अगली जुमेरात को, जुम्मे को। ठीक ठीक है है ना? सर। ठीक है सर। ओके, गुलाम मोहिउद्दीन, बेटा आपका क्या रोल नंबर है? सर 412 है ना आपका, मेरा ख्याल है। यस सर 412 इसका। ओके, उसके बाद मोहम्मद महत। 403 इसका माइक इशू। ओके, 403। महत के बाद जिशान की इनकारनेशन, मोहम्मद तैयब, तुम्हारा क्या जी रोल नंबर? 419 409। 419 419, ओहो मैंने 09 लगा दिया। तुम्हें देख के मुझे 08 का वो स्टूडेंट याद आ जाता है, उसकी हूबहू माशाल्लाह आप फोटो कॉपी हैं जिशान की। आपका पाइनियर सेशन था रचना का, CS08। और लेकिन आप पढ़ाई में तेज हैं उससे काफ़ी। ठीक है, वो लेकिन आपकी फेस जो है वो उससे बहुत मिलता है। तुम्हारा पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया होता है, मैंने नोट किया था। तुम ट्राई करते हो थोड़ा सा, तुम मेरा ख्याल है रह गए हो, नहीं तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे। चलिए, तैयब के बाद सीआर का तो 413 है मेरा ख्याल है। यस सर 413। सीआर के बाद सीआर समझ आया आज? सीआर तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते जैन, ये वाले कोर्स सर तुम्हें सही से पढ़ने हैं। ठीक है ना? ओके सर। तुम और महात जो हो ना, पहले सेमेस्टर में बड़े ठीक ठीक पढ़ रहे थे। अब जो है ना, जी सर। वीडियो गेम या इधर उधर कुछ खेलते खोलते रहते हो, तो थोड़ा सर सा इस ना, दफा से। हाँ, CGPA तुम्हारी 3, GPA जो है ना इस सेमेस्टर में 3 से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ओके सर। महद भी है इधर, महद हाशमी। जी सर। महद लेकिन बोल अच्छा बोल नहीं सकता। तो महद भी मुझे याद है ICT में तो तुम भी ठीक थे, वो भी जबरदस्त थे। लेकिन अभी थोड़ा सा काम जो है ना वो, या ये भी होता है ना कि थ्योरी में आप बाजू का नहीं तेज होते, तो अब तो OS में प्रोग्रामिंग भी है। ऑल दो इसमें आधी थ्योरी आधी प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप जी साथ सर। साथ करते जाएं। ठीक है ना? तो ओके सर। तुम्हारा कैलिबर जो है ना, IQ लेवल ज्यादा अच्छा है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारे IQ लेवल के साथ नहीं दे रही। ठीक है, तो ये अच्छी जी बात सर। है। ठीक है सर। जैन के बाद कौन है जी? पहले सेमेस्टर में कितना GPA था जैन तुम्हारा? अगर सारों के सामने बताना चाहो, क्लास के नहीं बताना चाहते रहने दो, इट्स ओके। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपका ज्यादा था, अब कम आया होगा। जी सर। पहले सेमेस्टर में GPA ज्यादा था ना अभी वाले सेमेस्टर से? जी सर। सर अभी तो पूरा जीपीए मतलब सारे। अभी क्या कह रहे हो? हमारी बात ब्रेक हो गई।
चलो सर इस ठीक। सेमेस्टर में तो सर अभी जीपीए आया ही नहीं सर, वो क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट का हमारा रहता है रिजल्ट। अच्छा, वो डेटाबेस भी पढ़ी थी इस दफा या नहीं? डेटाबेस थी या नहीं सर, डेटा? डेटाबेस अभी पढ़ रहे हैं सर, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, यानी 2 कोर कोर्सेज थे। जी सर। डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया सारी तुमने? जी सर। डेटा स्ट्रक्चर में कैसा ग्रेड आया? सर डाटा स्ट्रक्चर में सही है सर। अच्छा ठीक है, अगर मेजर में ठीक है ना फिर कोई बात नहीं होती। असेंबली जी मेजर सर। कोर्स था, डेटा स्ट्रक्चर था, मेजर कोर्सेज में अच्छा ग्रेड होना चाहिए, बाकी खैर होती है। निम्रा गफूर बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? सर 424। 424। गफूर के बाद दानियाल। सर 401। 401। दानियाल के बाद जी शिजा। शिजा बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? 427 सर। 427। तकरीबन सारे ही प्रेजेंट हो गए हैं, 2-3 रह गए हैं बच्चे बस। हसन मुस्तफ़ा का तो 420 है, सैयद हसन मुस्तफ़ा है सर 400। बच्चा सैयद, और रोल नंबर इसको कॉलेज वालों ने 420 दे दिया है। अब ये पता नहीं हॉस्टल के बच्चों को पता होगा, लेकिन सैयद तो है ना माशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर। 2 सैयद है आपकी क्लास में, सैयद सिराज, सिराज नहीं है आज, सैयद सिराज और 420 सैयद। इसके बाद है जी जफर हुसैन। 428 सर। 428। ठीक है, ये आईसीएस बच्चा है, मेरा ख्याल है। अब तो मेरा ख्याल है आपका एज और इन दूसरे बच्चों का एज बराबर हो गया होगा ना, पहले सेमेस्टर में थोड़ा सा आपको एज होगा। जफर के बाद जैनब बेटा, आपका क्या रोल नंबर है? सर 417। 470। अच्छा जी, जो बच्चे नहीं हैं, एक आपके सीनियर नहीं है जो अभी तक आई नहीं है मेरे किसी भी लेक्चर में। 402 नहीं है, 406, 407, 9, 10 और 11। बाकी सारे ही प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, अब जो बच्चे लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को आज की क्लास नहीं समझ आई हो तो मैं इधर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ आई तो। सर विजुअल स्टूडियो जरा अपना शेयर कर दें। विजुअल स्टूडियो में शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये वो देख लीजिएगा, ये बेटा आपने ना एक लाइन इसमें लिखनी है। सर हेडर फाइल जो देखनी है बस। हाँ, ये एक तो आप ये भी देख लेना, ये बाकी बच्चे भी ये वाली लाइन रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, ये ऐड कर लेना। और हेडर फाइल किताब से एज इट इज उठा के लिखी है। अब मैं गलती बता देता हूँ, किताब में ना पेट्रोल ने जान के एक मिस्टेक की हुई है इसमें, ताकि आप लोग ना इसको टाइप करें, और वो हर प्रोग्राम में करता रहेगा, देखना उसने विलिंगली मिस्टेक्स की हुई हैं कुछ। इधर गया प्रोग्राम, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कौन सी गलती इसने की थी। बहरहाल मुझे पिछले सेमेस्टर से याद है, बच्चे बता रहे होते थे सर नहीं चल रहा प्रोग्राम, कोई कॉलम या कॉमा इसमें से मिस होता था कॉपी पेस्ट में। अब वो हेडर फाइल में था या मेन फाइल में था वो नहीं मुझे याद। तो सर हेडर फाइल में एरर आ रहा है, मेरा भी एरर आ रहा है। ये आखिर वाला सेमी कॉलन देखो, ये है इसमें एंड में सेमी है कॉलन सर। है। इसमें कोई चक्कर था सही, अब मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कहाँ पे इसने वो एरर किया हुआ था, लेकिन ये आप यहाँ से देख के टैली कर लो। हेडर फाइल को डिफाइन आपने हेडर फाइल ही किया ना, एक सोर्स होती जी है एक सर। हेडर। जी सर। हाँ, चलो ये देखो अब इसमें क्या है। नेक्स्ट जुम्मे को मिसबा रीच
उसके बाद एहसन मुनीर, जैन और जफ़र, इनका वाइवा होगा सीपी मार्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप बच्चों ने तैयारी कर लेनी है। सर सीपीपी फाइल्स शो करें जरा। कौन सी सीपीपी? ये आ गई सीपीपी। सर दोबारा बता दें। मिसबा का, जैन का, एहसन मुनीर का, जफ़र हुसैन का और एक दो और बच्चे मैं रैंडमली पिक करके ना आपका वाइवा लूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि 1 नंबर से 5 नंबर तक हो सकता है सीपी का। आपका लाजमी होगा और भी 2-4 बच्चों का रैंडमली ले लूँगा, जो रह जाएंगे किसी और दिन ले लूँगा। ठीक है, तो सर मैक्स होंगे 5 और मिनिमम 1। मिनिमम 1 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये इसलिए है कि तुम बच्चों का आईक्यू तो सारे यूईटी में एडमिशन लेके आए हो, आईक्यू तो सबका ही अच्छा होता है माशाल्लाह। बस कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनको फिर थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जफ़र की मेरा ख्याल है प्रोग्रामिंग तो तुम्हारी अच्छी होगी यार, आपका सिर्फ थ्योरी का याद करने का इशू होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो मैंने थ्योरी ही पढ़ाई है। यस सर, आपने ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में ठीक हो ना, तो इस हफ्ते पता चल जाएगा, फिर नहीं मैं तुम्हें तंग करूँगा। सर ये बताएं जरा कि जो सेकंड वाला है या तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ या आफ्ताब की चली गई है लाइट। सर मैं कह रहा कि जो windows.h जो हेडर फाइल है ना, उससे नीचे वाली क्या चीज़ है? सिस्टम है, क्या चीज़ है? सिसमैट्स। सर स्पेलिंग बोले थे। देखो, जो तुम हेडर फाइल का नाम रखोगे ना, यहाँ पे देखो क्या रखा है तुमने नाम। मैं इधर मेरे व्यू स्टूडियो में है sysmats.h, सेम नाम मैंने ऐड किया sysmats.h। अच्छा, इसमें ना ये हटा के ये वाले दो, ये हटा के ना ये वाले दो, इससे भी मसला हल हो जाता है, जो मुझे याद आ रहा है। ये वाले लगाओ। अब इसे हेडर फाइल मिल नहीं रही होगी, ये कह रहा होगा कांट फाइंड हेडर फाइल, यही कह रहा है ना? यस सर, ऐसे ही है। ये लगाओ। अब आप रीबिल्ड और करो। rebuild। अच्छा सर, ये केस सेंसिटिव नहीं होगा? जी, जो फाइल कुछ का नाम है वहाँ पे कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल एस कैपिटल एम। कुछ वर्जन्स में होता है और कुछ में नहीं भी होता, कुछ में हो भी जाता है, कुछ में। ये वर्जन टू वर्जन वेरी करता है कि किस तरह से काम करता है। हाँ, ये अब मेरा चल गया। ये मेरा एरर दे रहा था, केस सेंसिटिव की वजह से एरर दे रहा था मेरा। अभी मैंने एफ और एम कैप्स में किया तो चल गया। ठीक है सर, मैं भी रन करके देखता हूँ। एक और हल भी है। ये ना आप फाइल यहाँ पे, हाँ, एक ही फोल्डर में है। ठीक, सर एरर रिजोल्व नहीं हो रहा, वो कह रहा है फैटल एरर। उसको मिल नहीं रही होगी। वो अपने से एक हेडर फाइल बता रहा है। कैन नॉट ओपन इंक्लूड फाइल, यही कह रहा है। नहीं सर, ये अपने से हेडर फाइल का नाम बता रहा है कि stdafx.h to your source. Did you अच्छा, forget? STDFX विजुअल स्टूडियो 6 ही आपने खोला हुआ है? सर ये विजुअल स्टूडियो 2008 है। बेटा, इसमें ना आपने जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, तो वो उस प्रोजेक्ट के अंदर Win32 एप्लीकेशन लिखना भूल गए या एम्प्टी प्रोजेक्ट लिखना भूल गए। STDFX आता है जब आप ले MFC की एप्लीकेशन। ये दोबारा से ना जीरो से स्क्रैच से क्रिएट करके देखना Win32 एप्लीकेशन से, फिर उम्मीद है कि ये आपका रन हो जाएगा। अभी देखो ना, ठीक ये है Win32 एप्लीकेशन है, अगर मैं इसे MFC ऐप विजिट कर दूंगा या आगे एम्प्टी नहीं क्लिक करूंगा, फिर ये STDFX एरर देता रहेगा। STDFX आता रहेगा उसमें। ये एक रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न कोई मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, जिस तरह से ना विन वर्जन की लाइन लिख ली है आपने ऊपर। विन वर्जन की ये लाइन लिखी है,
जी सर, ये एज लिखी है। अच्छा, और दूसरा इसका तरीका है, सिसमैट्स का नाम बदल भी सकते हो। sysmaths.h है ना, इसका नाम कोई और रख के देखना, abc.h इस तरह करके। यस सर, मेरी फाइल का नाम चेंज है। हाँ, वो करके देखना। और अगर उस तरह नहीं चल रही, सिसमैट्स रख के देख लेना। तो ये जो है ना, इसमें इसने पेट्सडॉल ने भी कोई एरर किया था, जो कि हमने जब लैब में लास्ट टाइम किया था 1.8 के साथ, तो बच्चों ने मुझे बताया था कि ये जो है ना, इसने सेमी कॉलन या क्या जो है वो स्किप किया हुआ है। फिर जब उन्होंने खुद टाइप किया था ना, प्रोग्राम तो चल गया था। जब कॉपी पेस्ट किया था नहीं चल रहा था बच्चों का, जब उन्होंने टाइप किया था तो ये प्रोग्राम चल गया। कॉपी पेस्ट से नहीं। सर आपने कॉपी पेस्ट किया है सर, इसने भी लिखा सर अभी थोड़ी मैंने बहुत। भी पेस्ट हाँ, की है। याद आ गया। वो कॉपी दोबारा पेस्ट, लिखो ना। कॉपी पेस्ट में बाज़ औक़ात ना उसका भी फ़र्क आ जाता है कि उधर आपकी कोई और कोडिंग स्कीम यूज़ हुई है, वही लेटर को रिवर्स करके टाइप करने से प्रोग्राम चल पड़ता है। यानी विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई और कोडिंग यूज़ हुई है, उसमें कोई और यूज़ हुई है, तो ये भी एक मिस्टेक हो जाती है। और ये हर दफ़ा होती है, हर सेशन के साथ। तो दे हैव टू टाइप, और फिर वो रन हो जाता है प्रोग्राम आपका। सर अभी तो फैटल एरर आ रहा है, जो आपने इशू बता दिया कि इस वजह से आ रहा है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसको करें। ये देखिए मेरे पास तो ये चल गया हुआ है। अच्छा, ये मैंने वापस सेम डायरेक्टरी के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, अब ये चल जाएगा। यस, तो इज वर्किंग। ये मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया था और कुछ लाइंस ऊपर से ऐड करनी थी इसमें, और इट इज़ वर्किंग नाउ ऑन माय पीसी। ठीक है जी। अब ये वाले जो आपके रनिंग एरर्स हैं, ये फिर अब जाहिर है साइकोमोटर में सॉल्व हो सकते हैं। वैसे आप टाइप कीजिएगा, उम्मीद है चल जाएगा। उसका एक तरीका है कि वर्जन मेरे वाला कर लीजिए पुराना, या फिर 17 कर लीजिए। 17 का जो कम्युनिटी एडिशन है ना, उसमें काफ़ी सारे काम वो खुद ही कर देता है, विन वर्जन लिखे बगैर ही आपका चल जाता है। मल्टीमीडिया सेटिंग्स भी वो खुद कर लेता है, 17 कम्युनिटी या उसके बाद वाले विजुअल स्टूडियो ऑल इंक्लूसिव इंस्टॉल, वो। और ये पुराना सिंपल बहुत है, नए वाला फीचर बहुत ज़्यादा है, उसमें फीचर रिच है, अक्सर सेटिंग्स खुद कर लेता है वो। तो 17 कर लो या ये पुराना कर लो, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है सर। ओके बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी और बच्चे का हो, पूछिए आप, टाइम है। आज की क्लास में कुछ ना समझ आया हो आपको, ना। सर ये विनवेयर है क्या चीज़? ये विंडो का वर्जन है कि कम से कम ना 5.0 हो, तो इसके बाद ये देखें, इस पे मैं करूँगा ना, तो इसने ना मुझे कहना है, इसने ना यहाँ पे एरर देना है, कैन नॉट आइडेंटिफाई। 14 एरर आ गए। विंडो के जो वर्जन है ना, उसके स्पेसिफिक होता है। जैसे टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें तब्दीली पैदा होती रहती है कि एक्सपी में कुछ और था, उसमें कुछ और हो गया, और हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम मैट्रिक्स। ये इसकी जो बिल्ट इन फील्ड्स है ना, उसकी वैल्यूज हमने प्रिंट करनी है। तो ये वर्जन स्पेसिफिक है सिस्टम मैट्रिक्स की। तो ये 5.00 था, NT 5.0 और उसके बाद के वर्जन। तो ये देने से ये उस खास सिस्मैट्रिक्स फाइल को टच करता है जो उस वर्जन के बाद वाली है। नहीं हो तो जेनेरिक नहीं है, ये सिस्मैट्रिक जो है ना, वर्जन स्पेसिफिक है, तो वो फिर उसका एरर दे देता है अगर आप जो है इसको बीच में इंक्लूड ना करें। ठीक है सर। ओके जी, और कोई आपका क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स? काफ़ी सारे बच्चे तो चले गए हैं। सिराज जो है वो ऑनलाइन हो गया और क्लास में नहीं था, ऐड करते हैं क्लास। ठीक है जी, फिर अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।